हमें पढ़ना सब कुछ है, बट थोड़ा सा फोकस को ट्यून करना है। हमेशा एक चीज ये याद रखो कि किताब वो अच्छी जो हमको चीजें समझा सके, टीचर वो अच्छा जिससे हम चीजें समझ सके। किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो सिर्फ न्यू एनसीईआरटीज और सारथी का रिसोर्स कर लेता है वो गुड इनफ है। एक चीज हमेशा याद रखना, कॉमन मैन डज नॉट वांट टू बी एमपी एमएलए मिनिस्टर। कॉमन मैन वांट्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, सोशियो कल्चरल सिक्योरिटी। कोशिश करो कि ये काम आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली करो। हेलो बच्चों, हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। हिमांशु खत्री। एंड आज वाली जो वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब हम अपना फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाई करें तो किस तरीके से करेंगे। बुक सोर्सेज, उसके अलावा सिलेबस का ग्लिम्स, काफी सारी चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं। आप लोग वेट कर रहे हो कुछ टाइम से, तो स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन किस तरीके से एमैक को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को और वर्ल्ड हिस्ट्री को, इनको किस किस तरीके से देखना है, तो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर पिछले 5 साल का अगर हम ट्रेंड देखते हैं पीवाईक्यूज का, ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स। कोर सब्जेक्ट्स अपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तो मोर देन 50% यहां से आता है, ठीक है। और विद इन एमआईएच एंड एमैक भी इस तरीके का अपना पैटर्न है। तो क्या पैटर्न है ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में एमआईएच से 30 क्वेश्चंस आए। एंशियंट हिस्ट्री में मैंने क्लब कर दिया आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री में भी मैंने क्लब कर दिया आर्ट एंड कल्चर टू हैव अ स्टैटिस्टिकल सेंस, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री हमको कंटेक्स्ट बताते हैं कि उस समय पे सोसाइटी, इकोनॉमी या पॉलिटी किस प्रकार की थी कि एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म जो है वो आगे ज्यादा बढ़ी या वहां से ज्यादा चीजें आई, ठीक है। तो कभी भी आर्ट एंड कल्चर को हम आइसोलेशन में नहीं ट्रीट करेंगे, चाहे अलग से हम उसको पढ़ें भी, पर पहले हम एंशियंट कवर करेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर है वो देखेंगे, मिडिवल कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर है वो देखेंगे, ताकि हमारे पास एक कंटेक्स्ट रहे कि कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। उससे मेमोरी भी इंप्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आए हैं और एंशियंट वाले सेक्शन से 22, यहां से 14। तो टोटल अगर मतलब देखा जाए तो 22 प्लस 14 यहाँ पे, तो रफली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने एमैक को इग्नोर किया तो 50% जो है डैमेज हो रहा है फिर हमारा, या फिर रफली मोर देन 50%। और इसलिए अगर हम एमैक अच्छे से कर पाते हैं तो हमारे पास एक कंपेरेटिव एज, कॉम्पिटिटिव एज वो काफी ज्यादा बेटर आ जाती है। एमैक में ये रहता है बहुत ज्यादा, यूजुअली परसेप्शन ये है कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। कोशिश वही रहेगी कि किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए एमैक को, मॉडर्न हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री तो खुद ही में बहुत इंटरेस्टिंग है खैर, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को एक समझने वाले दृष्टिकोण से हम उसको करें जिसमें मेमोरी और बाकी सारी चीजें, वो भी चीजें टैकल हो पाए, ठीक है। तो लर्निंग्स हमारी इस चार्ट को देख के क्या हुई कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, अगर हम देखते हैं तो आरओआई एमैक में लेस है। क्यों? क्योंकि भाई एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर अगर सिलेबस देखें तो वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो। पर ये एक तरीके से बून भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूजुअली लोग इन सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कंपेरेटिव एज बहुत ज्यादा सही आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पिछले 5 साल में 30 क्वेश्चंस एमआईएच से आए हैं, 36 क्वेश्चंस एमैक से हैं, तो 50% लॉस है अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो। विद इन एमैक भी अगर हम देखें तो उसके अंदर मिडिवल की जो वेटेज है वो रिलेटिवली लेस है, ठीक है। एंड एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर की जो वेटेज है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली नेग्लेक्ट हम किसी चीज को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम मिडिवल को नेग्लेक्ट कर देंगे, बट कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू के बेसिस पे जो है हम जहां तक हो सके उसको एक अच्छे लेवल पे करें, ठीक है। हम अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हम करेंगे कि हम कहीं पे भी भागा दौड़ी कर रहे हैं कि रश आउट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना सब कुछ है, बट थोड़ा सा फोकस को ट्यून करना है, ठीक है। कहीं पे ज्यादा, कहीं पे थोड़ा सा मॉडरेट, इस तरीके से रहेगा। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं क्वेश्चंस का, अगर पैटर्न देखते हैं तो जैसा कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीलिम्स अलग है और मेंस अलग है। मेरे हिसाब से एक मेंस के क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के हम निकाल सकते हैं।
प्रीलिम्स जो है उसके अंदर फैक्ट्स आते हैं, बट साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल था दोस्तों। जब हमें वाई पता होगा किसी चीज का तो उसकी फैक्चुअल मेमोरी बढ़ती है, थियोरी ऑफ इलैबोरेशन, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें डेप्थ में पढ़ना। अब डेप्थ पीएचडी वाली डेप्थ हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल पीएचडी करनी होती है, मतलब कि एक एफएक्यू अप्रोच जहां पे जो बिल्कुल बेसिक से एक कोई भी एक इंटेलिजेंट लेमैन जो क्वेश्चंस पूछ सकता है, सोच सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अगर वो क्वेश्चंस हमको अच्छे से पता हो तो वो चीज हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चैट्स में देख रहा था कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी चैट्स में, तो जब हम ये चीज कंप्लीट करेंगे, एक बार प्रेजेंटेशन पूरी जाती है तो उसके बाद हम समय रखेंगे जहां पे आप लोग क्वेश्चंस पूछोगे और मैं आपके सारे के सारे डाउट्स जो है हैंडल कर लूंगा, क्योंकि हो सकता है काफी सारे डाउट्स ऐसे हों जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लें, ठीक है। तो डेप्थ वर्सेस ब्रेड्थ यूपीएससी के क्वेश्चन से पता चलता है कि पढ़ने स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं बट एक वाई की अप्रोच से पढ़ने, ठीक। उसके अलावा क्या है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी। सब लोग जानते हैं कि अब एलिमिनेशन करना उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि यूपीएससी अब इस टाइप के भी फॉर्मेट पे आ गई है जहां पे ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर्स, ऑल थ्री पेयर्स, तो बेसिकली एलिमिनेशन खत्म हो गई। इस वजह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है हर चीज के वाई पे जाए, ठीक है। तो कवरेज पूरी रखनी है बट एक विद एलिमेंट ऑफ वाई के साथ पूरी रखनी है, ठीक। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। आगे अगर चलते हैं तो वेटेज अगर हम मेंस का ओवरऑल देखते हैं तो पिछले 5 साल के हिसाब से ये वेटेज रफली बनता है कि आपके आर्ट एंड कल्चर एक कांस्टेंट रहा है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ऐसा है कि भाई ये जैसे हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग वगैरह में बोलते हैं, एक टर्म होता है विडो मेकर, ठीक है। मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको ट्रेड करोगे तो बंदा मतलब बर्बाद भी हो सकता है, वो एक ही दिन में 20% ऊपर 20% नीचे ऐसा रहता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का ऐसा है कि हो सकता है किसी एक साल में एक भी क्वेश्चन आए और फिर अगले साल 2 क्वेश्चन आ जाए, वो भी 250 वर्ड्स में लिखने वाले, मतलब टोटल 30 मार्क्स के। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें 250 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली हमको लिखने होते हैं। 10 मार्कर जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो ये है नेचर ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्वियसली एनालिटिकल रहता है इसमें। तो रफली 30 से 40% पेपर हमारा यहाँ पे पेपर नंबर 1 जो है वो कवर होगा, ठीक है। अब आते हैं बुक लिस्ट पे और रिसोर्सेज पे। तो यूजुअली स्टूडेंट्स इस चीज में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, एक तो मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूँ, जो मैं आप चीजें बता रहा हूँ अपनी पूरी निष्ठा के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे साइड से फुल ऑनेस्टी है जिस चीज में मतलब मैं बिलीव करता हूँ। बट हमेशा एक चीज ये याद रखो कि किताब वो अच्छी जो हमको चीजें समझा सके, टीचर वो अच्छा जिससे हम चीजें समझ सकें, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी कोई बुक पढ़ रखी है, आप ऑलरेडी थोड़ा सा प्रिपरेशन में इनिशिएटेड हो और आपको वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो ठीक है, आप उस बुक को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई भी बुक फेमस है इसका मतलब वो अबव एवरेज तो डेफिनेटली है ही, और अपनी वाई वाली अप्रोच से उस बुक के अंदर जो भी गैप्स हैं वो हम थोड़ा इंटरनेट की मदद से पूरा कर लेंगे। तो किसी भी इम्परफेक्ट बुक को आप एक परफेक्ट बुक बना सकते हो। तो एक तो ये चीज ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस रखता है लिमिटेड गुड सोर्सेज पे, ठीक है। हमें लाइब्रेरी क्रिएट नहीं करनी है, हमें कम बुक्स रखनी है, बट उस बुक का एक एक पन्ना हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिलेक्टिव रीडिंग भी करते हैं तो जिस चीज की सिलेक्टिव रीडिंग हम कर रहे हैं उसको एक निष्ठा पूर्वक तरीके से हमको करना है, ठीक है। अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है। तो अगर हम एक होली ट्रिनिटी सोचें तो 3 ब्रॉड चीजें आती हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। पहली चीज तो कि एनसीईआरटीज, ठीक है, जैसे न्यू एनसीईआरटीज। दूसरा, सारथी का रिसोर्स, मतलब एक कोचिंग का रिसोर्स कह लो, जो लोग हम लोग 50 टाइप के सोर्सेज पढ़ के कंपाइल करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को वो 50 टाइप के सोर्सेज ना पढ़ने पड़े, ठीक। प्लस तीसरा, एक स्टैंडर्ड बुक। अब मेरे केस में, मेरे सब्जेक्ट में, ये जो स्टैंडर्ड बुक वाला पार्ट है ये टोटली ऑप्शनल है। मतलब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर आपने जो रिसोर्स दिया है हम उसको अच्छे से कर रहे हैं, प्लस हमने न्यू एनसीईआरटीज अच्छे से हमने कर ली हैं या कर रहे हैं,
तो सर क्या उसके बाद भी मुझे एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है? मेरी तरफ से कोई भी ऐसी आपके ऊपर जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो अगर आपने, क्योंकि मैं जब रिसोर्स बनाऊंगा एज पार्ट ऑफ साथीज टीम, तो मैं उसमें पूरा इंश्योर करूंगा कि लेक्चर के साथ पूरा का पूरा सिंक हो। मैं अपनी तरफ से पूरी फाइट मारूंगा कि स्टूडेंट अगर उस रिसोर्स पे अपना टाइम दे रहा है तो उसको दी बेस्ट वैल्यू मिले, ठीक है? जहां पे रोट लर्निंग प्रमोट नहीं होगी, जहां पे हर चीज के वाई पे फोकस हो, ठीक है? तो मैं खुद मेहनत करूंगा, ठीक है, उस सारथी के रिसोर्स में, ठीक। और इसकी वजह से मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मैंने खुद अगर मेहनत करी है तो मुझे पता है ना कि मैंने कितने सोर्सेज से पढ़ के कोई भी चीज बनाई है, ठीक। तो इसलिए एक किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो सिर्फ न्यू एनसीईआरटीज और सारथी का रिसोर्स कर लेता है, वो गुड इनफ है। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनको फील नहीं आती पढ़ाई की जब तक वो एक स्टैंडर्ड बुक कहते हैं पेज टू पेज कवर टू कवर ना पढ़े, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप उसको करें, ठीक है, कोई समस्या नहीं। हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं क्योंकि, ठीक। अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी बता दूं, मेरे केस में जब मैं कोर्स ले रहा हूं, ये भी आपसे मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ी हो। आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ के आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरी क्लास में ब्लैंक भी आ सकते हो। मतलब कम से कम मैं इस इंटेंट के साथ पढ़ाता हूं कि अगर किसी बच्चे ने पहले कुछ भी नहीं किया हुआ और वो मेरी क्लास में आया है तो मैं उसको जीरो लेवल पे स्टार्ट करके और एंड तक लेके जाऊं। इनफैक्ट कई बार क्योंकि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा वाई फोकस पे ज्यादा रहता है, छोटे छोटे टर्म्स, तो पहले से ही कोई प्री कंसीव नोशन अगर नहीं है तो मतलब कभी कभी मेरे लिए ज्यादा चिल भी होता है कि एक ब्लैंक स्लेट लेके बच्चा आया है, अब उस पे मैं लिख रहा हूं, उसको मैं चीजें 0 से 100 तक समझा रहा हूं। उसके मन में ऐसा मतलब बायस नहीं है कि सर हमने तो उस किताब में इस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा था, तो वो एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी भी हो जाता है। तो मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप करते हैं तो आपका बोनस है, ठीक है। सारथी का जो रिसोर्स है हम पहले अपलोड कर देंगे आपके पास, ठीक है, ताकि आप क्लास के साथ साथ उसको रेफर कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हमेशा मिलते हैं जो कहते हैं कि सर पहले हम पढ़ के आना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल फ्रीडम है, हम पहले से ही अपलोड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि अगर हम पहले से कोई रिसोर्स पढ़ते हैं जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, टोटली कूल, हम वो चीज क्या है अवेलेबल करा देंगे आपको, ठीक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी इसमें क्लास 12 की है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर है, ठीक। उसके अलावा ठीक है, तो मेनली इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं अपनी, एंशिएंट और अर्ली मिडिल वाला पार्ट आता है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन गलत बोलते हैं, जबकि ज्यादा नंबर ऑफ साइट्स जो है वो जो हमारी ड्राई सरस्वती रिवर है उसके पास मिल चुके हैं। तो खैर आइडियली उसका नाम होना चाहिए सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। तो खैर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, वो टाइप साइट थी। उसके अलावा अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, अर्ली सोसाइटीज, ये चल क्या रहा है, मतलब ये क्यों है ये सिलेबस? कभी सोचा हमने कि ये सिलेबस क्यों है? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेट या राज्य एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है जिसका काम है एक पर्टिकुलर टेरिटरी और उस पे जो उसके अंदर टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर गवर्नेंस करना। स्टेट इज ऑर्गेनाइजेशन विच रूल्स अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल। तो आप कहां जॉब चाह रहे हैं? आप उस स्टेट के अंदर जॉब चाह रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, ठीक है। इस कारणवश जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री लार्जली है एक हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स विच हैव रूल्ड आवर टेरिटरी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के राज्य जिसके अंदर मोनार्की भी आ जाती है, सब आ जाते हैं, ठीक है, वो जिन्होंने अलग अलग प्रकार के राज्य जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया है, चाहे एरिया इतना बड़ा हो चाहे एरिया इतना बड़ा हो, तो उनकी हिस्ट्री है, ताकि हम अगर उनकी कोई अच्छी बात थी तो उसको हम सीख सकें, ठीक है। इफ देयर वाज समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है, वी कैन लर्न इट। उनकी कोई मिस्टेक्स थी तो वी डू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स और सिमिलर मिस्टेक्स अगेन,
तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। इसी वजह से जो ज्यादातर हिस्ट्री है, इट इज डोमिनेटेड बाय हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, चाहे एंशियंट हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो। ठीक। अब डेफिनेशन हमारी क्या थी जहां पे हमको नौकरी चाहिए? स्टेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रूल्स अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल। तो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है पीपल या फिर नेशन। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, कॉमन मैन डज नॉट वांट टू बी एमपी एमएलए मिनिस्टर। कॉमन मैन वांट्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, सोशियो कल्चरल सिक्योरिटी। ठीक है। सोशो कल्चरल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इस वजह से एक आम आदमी की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उसकी एक रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। अगर वो आर्ट एंड कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आम आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करता है उस आर्ट फॉर्म में, या उस आर्ट फॉर्म के अंदर, उस लिटरेचर के अंदर उस आम आदमी की कहानी है। ठीक है। सो इस वजह से ब्रॉडली जो पूरा का पूरा हिस्ट्री है वो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हिस्ट्री ऑफ द स्टेट्स, स्टेट का मतलब राज्य जो शासन करता है, ठीक। और दूसरा होता है हिस्ट्री ऑफ पीपल्स, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि ये सब चीजें क्या है। आम आदमी के लिए रिलीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऑब्वियसली रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक। दूसरा, साथी का रिसोर्स आपको मिलेगा। एंड तीसरा, ये जैसा कि हमने बताया कि टोटली आपके ऊपर है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें, मतलब आपके ऊपर है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन दो चीजों से आपका जो है सिलेबस वो डन हो जाए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। ठीक। आगे अगर चलते हैं, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर न्यू एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। पार्ट 2 वाली जो एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से कम वेटेज की है, कम रेलिवेंस की है। तो ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि जो भी हम आपको अगर कोई सोर्स देते हैं इस वाले केस में, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बट कोशिश हमारी रहेगी कि यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर में भी कोई एक सोर्स हो। अदरवाइज लूसेंट की जनरल नॉलेज है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सिंपल सी डिक्शनरी टाइप की चीज होती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वरना मैं अपने साइड से भी आपको लूसेंट का जो रेलिवेंट सा कंटेंट है वो कंपाइल करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, बट अभी क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है इसको। बाकी नितिन सिंघानिया हमारी एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक हो सकती है। ठीक है, जिसके अंदर जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं उसमें आर्किटेक्चर आ गया आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इकोसिस्टम में नितिन सिंघानिया काफी रिस्पेक्टेड बुक मानी जाती है, तो इसलिए हम इसके थ्रू मतलब ये स्टूडेंट्स को मतलब रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नितिन सिंघानिया की रहेगी। बाकी आर्ट एंड कल्चर तब हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब उसको मेंटली इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे सीसीआरटी की जो वेबसाइट है, वैसे नितिन सिंघानिया में भी काफी पिक्चर्स वगैरह दे रखी हैं, तो जहां पे भी हम विजुलाइज करने का हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और ये सारे के सारे सोर्सेज आपको नहीं करने हैं, वो कराने के लिए मतलब एक तरीके से मैं हूं। ठीक है, तो लीडरशिप पोजीशन में मैं रहूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सर ये सारी के सारी किताबें यहाँ पे आपने तो एक, ये नितिन सिंघानिया तो इतनी मोटी है। कोशिश ये रहेगा कि इतना मोटा जो भी आप सोर्स पढ़ेंगे वो एक ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक एफर्ट रहेगा कि किस तरीके से हम वो सोर्स क्रिएट करके आपको दे सकें। ठीक है, एंजाइटी नहीं हो स्टूडेंट को, मेरा फोकस उसके अंदर ये रहेगा। ठीक। मिडिवल के अंदर वेटेज हमने देखा था कि थोड़ी सी कम है मिडिवल की। न्यू एनसीईआरटी है क्लास 12 की पार्ट 2। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, जहां पे कहते हैं ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हो गए, भक्ति सूफी ट्रेडिशन हो गया। आजकल विजयनगर एम्पायर से यूपीएससी ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लेता है प्रीलिम्स में। मुगल एम्पायर है, दिल्ली सुल्तनत है, ठीक है, मुगल कोर्ट कल्चर, जहां पे टर्मिनोलॉजीज ये सब आ जाती है, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से ज्यादा थोड़ा सा रेलिवेंट रहता है। मेंस में भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है, बट वो इजी था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो जो हम करेंगे हमेशा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी हो गई और यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी हो जाती है आपकी सतीश चंद्र। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ इस वाले केस में भी आपको एक सारथी का रिसोर्स ऐसा मिले कि सारथी का रिसोर्स और न्यू एनसीईआरटी और आपका काम हो जाए। ठीक है,
आपको बर्डन करने की जरूरत नहीं है। ये वाले सोर्स मैंने इसलिए मेंशन किए हैं ओल्ड एनसीईआरटी वाले, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट फोमो में आ जाता है, उसके 4 दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे बोलते हैं कि जी हमने ये वाली किताब पढ़ ली, एक पढ़ ली, हमने एक कुंजी पढ़ ली जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, तो बच्चा फोमो में आ जाता है। तो खैर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सोर्स क्या रहेगा? न्यू एनसीईआरटी एंड सारथी का रिसोर्स। ठीक, टोटली ऑप्शनल है, स्टूडेंट को पढ़ना है। कोई कंपल्सिव बुक रीडर है कि भाई सर हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर हो सकता है हिस्ट्री हमारा ऑप्शनल है। एक कांस्टेंट फीडबैक है मेरे स्टूडेंट्स का कि सर आपकी जीएस की क्लासेस करके हमारा ऑप्शनल बेटर प्रिपेयर हो गया, कि ऑप्शनल के टीचर ने कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं बताई थी जितने हम, तो हमारा वाई पे बहुत सही फोकस रहता है। इतना सही फोकस रहता है कि ऐसा एक कांस्टेंट फीडबैक है कि बच्चा कह रहा है कि सर आपकी क्लास अटेंड करने के बाद हम शेखर बंदोपाध्याय अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड यूजली मार्केट मतलब क्या एक चीज रहती है कि भाई शेखर बंदोपाध्याय, अरे नहीं यार ये सब थोड़ी कोई पढ़ता है। जीरो से शेखर बंदोपाध्याय के लेवल तक एक सिंपल तरीके से अगर मैं अपने स्टूडेंट को लेके जा सकता हूं, मेरे लिए मतलब वो एक क्राइटेरिया है टू जज कि मैं अपनी क्लास कैसे कंडक्ट कर रहा हूं, मतलब एक पर्सनल क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये है। तो ये बुक रीडर्स के लिए जिसको करना है, प्लस बिकॉज ऑफ सारथी इज रिसोर्स यू विल फाइंड इट इजी। ठीक, अगर आपको करनी है तो टोटली ऑप्शनल है, वरना आप सिंपली न्यू एनसीईआरटी और सारथी आईएएस के रिसोर्स पे आप अगर रिलाय करेंगे आपका हो जाएगा। ठीक, स्पेक्ट्रम सिर्फ इसलिए लिखी है कि आपके ऊपर पीयर प्रेशर हो सकता है, आपके ऊपर फोमो हो सकता है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सर मैं चाय पी रहा था, वहां पे एक स्टूडेंट मिला, वो पढ़ रहा था स्पेक्ट्रम, सर फिर मैं मार्केट गया, वहां पे एक स्टूडेंट आया था, वो पढ़ रहा था स्पेक्ट्रम, सर मैं कॉलेज गया, वहां पे एक स्टूडेंट था, वो पढ़ रहा था स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रमाइजेशन जो है, ठीक है, फोमो है, राइट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव वाले सिनेरियोस है, बट सारथी का रिसोर्स है ना, ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ने की ब्रीफ, इतनी ब्रीफ है ना, जो भी है, मुझे कोई स्पेक्ट्रम से कोई इशू नहीं है, बट क्या है कि रूट लर्निंग मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तो खैर, अगर कोई फोमो नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया था, मेरा फेवरेट है। ठीक है, उसमें तो कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, सारथी का सिंपली रिसोर्स करो। न्यू एनसीईआरटी हर चीज की पढ़ लेनी चाहिए, अगर पढ़नी है आपको तो यहाँ पे सिलेक्टिव है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वो पूरा का पूरा नहीं, उसके अंदर यहां से मिडिवल यूरोप भी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेवोल्यूशंस एंड मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पार्ट है ये मैंने उस बुक की डिस्क्रिप्शन लिखी है। हमको यहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेवोल्यूशंस एंड मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन इतना देखना रहेगा। अदरवाइज क्लास 10th की है जिसके अंदर आपकी वर्ल्ड वॉर्स होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म अगेन रिपीट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिकोलोनाइजेशन, ये चीज आ जाता है। ठीक, जो कंपल्सिव बुक रीडर है उसके लिए नॉर्मल लोग नहीं पढ़ने की जरूरत है इतनी, सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी तो देखनी चाहिए। देखो वो तो कोई भी टीचर रखे कि न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, मैं क्योंकि इतनी मोटी किताब नहीं है तो यार एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, न्यू एनसीईआरटी और सारथी का रिसोर्स, बस इतना कर लो, गुड इनफ है। और एक बार क्या है, अच्छा एनसीईआरटी शुरुआत में नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी बाद में पढ़ना। बाद में पढ़ने का मतलब ये है कि अगर तुमने क्लास ली है, ठीक है, अगर मैंने बच्चों की क्लास कंडक्ट करी है, तो यार उसके बाद अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत में पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, न्यू एनसीईआरटी जैसे पढ़ो, पर बाद में पढ़ लो यार, हम पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है ना, बाद में पढ़ोगे 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे भी लगेंगे, क्या है, बट इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीचर के ऊपर है, वो आपको लीड करेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में स्टैंडर्ड जो बुक है वो बहुत मोटी मोटी है, किसी साल क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है, और काइंड ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि किन टॉपिक से मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें न्यू एनसीईआरटी पर बहुत प्यारी किताब, ठीक है, बहुत प्यारी किताब है। तो जो हम आपको एक रिसोर्स देंगे और इसके साथ में ये न्यू एनसीईआरटी, अगर आपने इतना कर लिया गुड इनफ है, और ज्यादा तो आई होप कि बुक लिस्ट ठीक से हो गई हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कहें कि सर तमिलनाडु की एनसीईआरटी, कोशिश यही रहेगी कि जो सारथी का रिसोर्स हम आपको दें उसके अंदर जो तमिलनाडु एनसीईआरटी अलग से पढ़ने का अगर कोई पार्ट था तो हम आपको उसमें कवर करते हैं। ठीक है ना, कोशिश ये रहेगी।
ठीक है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट है, जैसा मैंने पहले भी बताया, उसको अपने मन से है कि सर मैं तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी, भाई विजयनगर एम्पायर के बारे में तमिलनाडु की एनसीईआरटी बेटर नहीं बताएगी, तो सर क्या आप बताओगे? मैंने ठीक है भाई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी टीचर को कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर मुझे पढ़नी है कोई किताब, तो मुझे नहीं लगता कि टीचर को ऐसा कहना चाहिए कि भाई तू मत पढ़, ठीक है। ऑप्शनल रखना चाहिए, ठीक है। टीचर को अपने हिसाब से बेस्ट कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि स्टूडेंट को कोई नीड ना हो एडिशनल किताब पढ़ने की, बट अगर कोई बुक रीडर है तो मैं उसको क्यों बुक से हटाऊं यार, ठीक है ना। तो अगर आपका है मन तो आप कर सकते हैं, बट कोर्स में यूपीएससी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मतलब रहेगी, बट हाँ हर स्टूडेंट अलग होता है और मैं उस फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक। फिर एमैक को पढ़ना कैसे, दैट इज एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इंटरकनेक्ट आर्ट एंड कल्चर विद हिस्ट्री, जो बात पहले भी करी थी कि जब तक हम एंशिएंट और मिडिवल नहीं कर लेंगे तब तक क्या कहते हैं हमें कंटेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। तो राइट वे क्या है कि पहले एंशिएंट पढ़ेंगे अपन, ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन पढ़ लेंगे। जैसे एंशिएंट पढ़ा तो एंशिएंट का आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम एंशिएंट रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली फिर हम उसका आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है उसको भी हम रिवाइज करें। तो मतलब जहां तक हो सके हम साथ में उसको लेके चले, ठीक है ना। हम अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाएं कि ऐसा रिवीजन का शेड्यूल बाद में फ्यूचर में ऐसा बनाए कि ऐसा गैप नहीं होना चाहिए कि एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के बीच में मतलब गैप है, ठीक है। मतलब उसको एक ही सब्जेक्ट आप ट्रीट करके चलो फॉर द पर्पज ऑफ रिवाइजिंग, ठीक है। तो उस तरीके से तो ये कुछ रीजनिंग जो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इफ यू आर एबल टू इमेजिन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जो मैंने बात पहले भी करी। इसलिए एज अ रेफरेंस कभी भी आप आर्ट एंड कल्चर में कोई भी छोटे से छोटा शब्द भी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे एंशेंट में भी कोई भी छोटा शब्द पढ़ते हैं जो आपको नहीं पता कि यार ये है क्या, आप उसको मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो आप जो है गूगल इमेजेस या फिर सीसीआरटी की वेबसाइट, ठीक है, इन रिसोर्सेज को आप मतलब बेस्ट तो गूगल ही रहता है, प्रैक्टिकल तो क्या रहता है कि हमने कुछ एआई की सब्सक्रिप्शन ले रखी है या फिर नॉर्मल गूगल पे गए और चीज टाइप करी, सबसे फास्टेस्ट तो देखो वही रहता है, ठीक है। पॉटरी शर्ट है, ठीक है, या फिर डांसिंग गर्ल है या फिर ग्रेट बात है, तो उन्हें ये दिखते कैसे थे यार, है ना। तो उस तरीके से, ठीक है, तो ये करना है, ठीक है। स्टिएटाइट बीड है, तो यार वो स्टिएटाइट क्या होता है मुझे नहीं पता, स्टिएटाइट क्या होता है। या फिर बात हो रही है पॉटरी की और कोई शब्द आ गया कि स्लिप, रेड स्लिप, ये कौन सा स्लिप है भाई, है ना, ये वाला स्लिप है क्या जिसमें हम मतलब फिसल गए, क्या है मतलब क्या है एक्चुअली। एक डिक्शनरी जो ना एक बहुत बड़ा एक इशू है, और मेरा फोकस ये रहेगा कि डिक्शनरी की जो सारे टर्म्स हैं कंपाइलेशन भी दूंगा, बट कंपाइलेशन वाली चीज नहीं है, बात ये है कि मतलब समझ में आए, ठीक है ना। तो कोशिश ये रहेगी कि उस चीज को हम समझा सकें, ठीक है। बाकी जब भी आप रिवाइज करें तब भी अगर कोई भी ऐसा शब्द है जो आपको नहीं इमेजिनेशन में आ रहा है, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को इमेजिन कर सको, ठीक है। जैसे न्यू एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की, उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह दे रखी हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर में भी अच्छे से बता रखा है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं और क्या है। ऑब्वियसली क्लास के साथ वो चीज होगी। तो दूसरी चीज प्रॉब्लम जो आती है ओवरऑल हिस्ट्री के साथ, वो ये प्रॉब्लम आती है कि मैप्स की, क्योंकि आज के समय पे जो हमारा माइंड में एक कंसेप्शन है कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप ये है, उस समय पे तो वैसा नहीं था, ठीक है। जैसे अब कोई बोले अवंती या फिर एक कोसाला, अब आपको नहीं पता कि यार इनकी रिलेटिव लोकेशन क्या थी। आपको बोलूं मोहनजोदारो, चानूदारो, ठीक है, कि ये भाई ये साइट्स थी राखीगढ़ी और ये सब, आपको तो अपने माइंड में नहीं पता कि लोथल कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, ये सब चीजें कहाँ पे हैं। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हमने क्या करना है, और ये बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है, ये बात आप हर जगह रखो। मैप्स को करने का तरीका ना ये नहीं होता कि यार आज मैं मैप्स कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। मतलब मैप है तो क्या करोगे, हेलो दिल्ली, ठीक है ना, हेलो महाराष्ट्र, है ना, क्या मतलब कोई मोटिव होना चाहिए। मोटिव नहीं होगा तो बहुत बोरिंग एक्सरसाइज बन जाएगी। तो मैप्स को हमने कैसे करना है, हमारे पास एक सेट ऑफ पीडीएफ्स होनी चाहिए जिसमें कंट्रोल एफ चलता हो, ठीक। जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और उस जगह का नाम आया, वो फाइल इतनी इजीली एक्सेसिबल हो हमारे फोन पे, हमारे लैपटॉप पे। अगर 3 डिवाइस यूज करता हूं मैं तो तीनों डिवाइसेस पे बिल्कुल एक फेवरेट बनी हुई है, ठीक है। मतलब वो आप ये समझ लो कि एक ऐसी मैप की फाइल बन जाए जिसके अंदर यूपीएससी के अंदर जितने मैप्स थी ना वो सारे सारे हो,
ठीक है, ताकि आप और वो ऑर्गेनाइज हो उस पीडीएफ के अंदर, ताकि आप कंट्रोल एफ करो तो आपको जगह अगर दिख सकती है तो दिख जाए, ठीक है ना, मतलब वो सर्चेबल अगर है तो हो जाए, ताकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर चल रही हो कि अच्छा यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, ठीक है ना। वरना लोथल और धोलावीरा में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं कौन सी थी, पता नहीं रिजर्वर कहाँ पे था, ठीक है ना, पता नहीं डॉकयार्ड कहाँ पे था, कंफ्यूज हो जाता, कालीमंगन कहाँ पे था, तो ठीक है। तो इसलिए हमको मैप जो है, मैप को एक अपना एक फ्रेंड बनाना है, उसको फियर उसका दूर करना है हमको, ठीक है। तो ऐसे मतलब फोकस रहेगा हमारा। फिर अब अगर हम क्वेश्चंस के एनालिसिस पे आए, ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो पर्पस इसका एक था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देख सकें और देख सकें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट, तो सिलेबस अगर मैं देखता हूं तो सप्त सिंधु सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, वैदिक पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद मतलब एक सेकेंड, ठीक है। तो सप्त सिंधु सिविलाइजेशन है, रिलेटिवली क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, बट हाँ 3 साल के गैप के बाद आप देखो कि एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा पीवाईक्यू एनालिसिस हमको नहीं करना है कि पीरियोडिकली जहां से क्वेश्चंस आते थे एवरी थर्ड ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर अगेन सेकेंड ईयर, अब 3 साल से क्वेश्चन नहीं आया था, तो क्योंकि एक पैटर्न हमको ये बताता है कि ये सिलेबस अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन आए तो ये गैप अलर्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका एनालिसिस मतलब कर सकते हैं। वैदिक पीरियड है, जैसे काफी सारे समय से कोई क्वेश्चन नहीं आया, अब एक क्वेश्चन आ गया, तो क्या यहाँ पे कुछ नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कि अब अगले साल मतलब 1 साल का गैप हुआ फिर अगले साल एक और आ जाए, कोई नया पैटर्न बन रहा है क्या? तो नेग्लेक्ट हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं, जो भी पढ़ना है ठीक से पढ़ना है, ठीक है। नेग्लेक्ट किसी चीज को नहीं करना है। हाँ, हमें जब पता चल रहा है कि भाई कोई पर्टिकुलर पोर्शन जो है, जैसे अशोकन पीरियड इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एडिक्ट्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब एक चीज है, बाद में डिस्कस करेंगे, फिर वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा फोकस रखना है विदाउट नेग्लेक्टिंग अदर्स। बट यहाँ पे आके एक पैटर्न हम देखें कि प्री गुप्ता और पोस्ट मॉडर्न, अभी आपको समझ में ना भी आ रहा हो पर ठीक है, तो वहां से कम क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उतनी फाइट नहीं मारेंगे नोट्स बनाने की शायद से, बट एक बार पढ़ेंगे जरूर समझ के, इस तरीके से हमारा रहेगा। गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस यहाँ पे दोबारा देखिए, हर्षा पोस्ट गुप्ता पीरियड में 11 क्वेश्चंस, तो ये इन पे हम ज्यादा, अच्छा इसमें दोबारा देखिए जो मैं आपसे मैप्स की बात कर रहा था, तो मैप्स, प्लेसेस, साइट्स, काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए, 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर टर्म्स, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी समस्या एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में टर्म्स की है कि एक मतलब डिक्शनरी, ठीक है, तो कैसे हम उसको समझ के कर सके रादर देन नोट लर्निंग के, हमारा मतलब ऐसा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बातें करी, एक और इस टाइप का आपके लिए दे रखा है ताकि आप बाद में एनालाइज आपको करना है तो आप कर सकें। यहाँ पे आपको दोबारा दिख रहा है कि टर्म्स क्रोनोलॉजी रैंक 1 पे है, पोस्ट गुप्ता रैंक 2 पे है, सिग्निफिकेंट प्लेसेस रैंक 3 पे है, ठीक है। उसके बाद अगर तक ठीक है, तो उसके बाद फिर मौर्यन, अशोकन, गुप्ता पीरियड, तो ये वाली चीज, ये नीचे वाली चीजें रिलेटिवली कम क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ नया ट्रेंड जाओ, क्योंकि आजकल आप यूट्यूब वगैरह पे भी जाते हो तो वहां पे काफी वीडियोस आ रखी होती हैं कि एक्चुअल डेट ऋग्वेदिक पीरियड की असलियत में मतलब जो बताते हैं यूजली भाई 1500 बीसी वो है, या फिर वो और कई लाख साल पुराने हैं। नई नई टेक्निक्स भी आ रही हैं, ठीक है, डेटिंग की, लैंग्विस्टिक लैंग्वेज का भी एनालिसिस लोग करते हैं कि भाई कितने पुराने, तो चल रहा है एक चीज, तो ठीक है, ये सब चीजों से हमको एक लगता है कि अच्छा दिस थिंग इट इज बिकमिंग पॉपुलर, राइट, होना चाहिए, करना चाहिए, हमको करेंगे जो सारी चीज ठीक करनी ठीक। कंसिस्टेंसी एरिया जैसे बताया, पोस्ट गुप्ता पीरियड, सीनियर हो गया, लेस इंपॉर्टेंट वो भी बता दिया, एज अ न्यू ट्रेंड बिगन ऑन वैदिक पीरियड, ये भी क्वेश्चन है। गैप अलर्ट मैंने आपको बताया कि 3 साल तक कोई क्वेश्चन नहीं, फिर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बल्कि कभी भी पीवाईक्यू अगर एनालाइज करो ना, तो लास्ट 3 इयर्स पीवाईक्यू उन पे मत जाया करो। अगर तुम लास्ट 3 इयर्स पीवाईक्यू करते तो देखो 2022 में क्वेश्चन नहीं आया, 23 में क्वेश्चन नहीं आया, 24 में क्वेश्चन नहीं आया, और फिर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब हमको एक, बल्कि टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आया है और यूजली आता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर ऐसा रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप से करना चाहिए। कुछ सैंपल से क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखोगे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स। सेकंड क्या है, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराना। सेकंड वाला आपको पता भी हो सकता है आपको पैरेबल्स का मीनिंग ना पता हो, है ना।
तो एक बेसिक लेवल ऑफ जो इंग्लिश है वो हमको देखनी होगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिक्शनरी होती है। एग्जाम में इसका हिंदी वर्जन में मिलता है, तो वो भी हमको हेल्प कर सकता है, बट फिर भी कई बार लैंग्वेज बेसिकली महत्वपूर्ण है यूपीएससी में, बस इतना बताना आपको चाह रहा था। फिर देखिए जैसे टर्मिनोलॉजीज में क्या पूछा कि ये अराघट्टा क्या होता है, ठीक है, ये क्या चीज है। तो इस तरीके से हम, मैंने कहा ना, इमेजिन कर पाए। अगर मैं आपको आज के टाइम पे बोलूं अराघट्टा, हो सकता है आपको ना कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो हम इमेजिन कर पाए उस चीज को, रोड लर्निंग के बजाय कुछ ऐसा स्टोरी में वीव कर पाए कि हम उस चीज को मतलब समझ पाए, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब पढ़ने का पढ़ाने का ऐसा सिस्टम रहना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली रहेगा भी, ठीक। देन पोस्ट गुप्ता इंपॉर्टेंट जैसे, तो 2025 में क्वेश्चन आया, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड एज्यूम द टाइटल्स मत्ताविलासा, विचित्रचित्ता एंड गुणभरा, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो रूलर्स हैं और ऐसे रूलर्स जिनके बारे में इंस्क्रिप्शंस मिली है और उन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, तो इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लेसेस में देखिए मैपिंग आई है, मैच करिए आप किसको, कि विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया फॉलोइंग पेयर्स को टेरिटरी है, जगह है और नदी है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि मैप्स इंपॉर्टेंट, आप कोसाला अवंती, आपको ये पता ही नहीं कोसाला अवंती कहां पर है वैसे, तो वो करेंगे, हो जाएगा। शुरुआत में देखने में टफ लगता है कि यार पता नहीं ये जगह कहाँ पे है, अस्माका, अवंती, कोसाला नहीं पता, कंबोजा कहाँ पे नहीं पता, ठीक। सरयू रिवर, विपस रिवर, तो हो सकता है यूपी में जो है उनको थोड़ा बहुत आइडिया, बाहर के लोग नहीं हो आइडिया, प्रॉब्लम। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट दी प्रदेशिका, राजुलका एंड इफ्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। तो मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री पढ़ने का उद्देश्य क्या है। आपको चाहिए अभी जॉब कहां पे, नेशन स्टेट में, तो स्टेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल्स अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल। तो वो जो स्टेट है, वो जो राज्य है, उसके अफसरों का नाम क्या होता था, बड़ी सिंपल सी चीज है, पर हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक। कोई ट्रैवलर आया, तो ये ट्रैवलर्स आए, इन्होंने कुछ विवरण किया कि भारत उस समय पे, भारत की सोसाइटी या जिस किंगडम में वो आए, ठीक है, तो वो सोसाइटी कैसी थी। तो इस टाइप से पूछा है कि कोई फेमस ट्रैवलर है, वो किस टाइम पर, तो एक हमें एक ब्रॉड सेंस होनी चाहिए क्रोनोलॉजी की, कि किस समय पे कौन सा राज्य कहां पे शासन कर रहा था, और वो मैप्स के थ्रू ऑब्वियसली मच मच बेटर होगा, ठीक। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया कि भाई कौन सी ऐसी साइट है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, क्योंकि एक्सकवेशंस में वो चीजें निकली, ठीक है। तो हर साइट का, इंपॉर्टेंट साइट का जो टॉप 5 टॉप 10 इंपॉर्टेंट साइट्स है, उनका एक मतलब होना चाहिए। तो ये चीजें निकल के आती हैं इसमें। आर्ट एंड कल्चर में अगर हम देखते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे आर्ट, सभी कुछ काफी चीजें इंपॉर्टेंट जाती हैं, खैर अगले में एनालिसिस है, ठीक है। कंसिस्टेंसी एरियाज अगर देखते हैं, तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, यहां से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म और बाकी फिलोसफी, उससे रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिटरेचर एंड लैंग्वेज से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में ठीक ठाक नंबर ऑफ साइट्स को यूनेस्को स्टेटस मिला है, तो करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, जहां से कम क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, बट जैसे फेयर्स, फेस्टिवल्स, सर्कल्स, मार्शल आर्ट्स। बट अगर कभी भी कोई चीज न्यूज में आती है तो तुरंत एकदम से इंपॉर्टेंट आती है। मॉडर्न हिस्ट्री से एक एग्जांपल बताता हूं आपको। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर हम उठाते हैं, तो उसमें महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट होगी, और महाराष्ट्र असेंबली ने रिकमेंड किया कि महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले दोनों को भारत रत्न दिया जाए। ये चीजें क्या कहते हैं, पिछले प्रीलिम्स से जस्ट पहले ही हुई है। तो पूरा एक मेंस का क्वेश्चन आया, जो कि जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स के अंदर हिस्ट्री नहीं खोजता, उसके लिए काफी मुश्किल होता है उसको करना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना है। देन हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में, अब एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो क्या वहां पे भी यूजली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते परफॉर्मिंग आर्ट्स, चाहिए दूसरी तो परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर देखते हैं, तो पेंटिंग एंड क्राफ्ट्स में कहाँ गया, सॉरी मिस आउट हो गया शायद से यहाँ पे, खैर जो भी है। तो एक न्यू, ये वाली स्लाइड एक्चुअली मेरे से कॉपी पेस्ट हो गया, खैर। उसके अलावा अगर गैप अलर्ट है,
ठीक है, तो यहाँ पे भी गैप अलर्ट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो यूजुअली जहां से पूछा जाता है बट कुछ टाइम से भी नहीं पूछा गया, मतलब तो एक क्वेश्चन बनता है वहां से। क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, फेमस फैक्ट है कि जो डांसिंग गर्ल है फाउंडेड मोहनजोदारो, तो वो किस चीज से बनी हुई है? ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपने शुरू नहीं किया कोर्स तो आपको शायद से ऐसा लगे कि अच्छा डांसिंग गर्ल क्या चीज है, बट डांसिंग गर्ल से हमको क्यों पढ़ेंगे हम डांसिंग गर्ल के बारे में? क्योंकि हमें एक कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के बारे में, जिस प्रकार के वो लोग, जिस तरीके से उनकी सोसाइटी थी, किस चीज को वो उसकी हम उस सोसाइटी के बारे में क्या समझते हैं, वो चीजें मतलब समझ सकते हैं। आर्ट फॉर्म किस प्रकार की, थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। खैर वो रिपीट कर रहा हूं मैं अपने आप को। गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग एपिथेट्स। तो देखिए अब जैसे एपिथेट्स है तो कुछ बेसिक टाइप ऑफ इंग्लिश थोड़ा हमको जाननी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा ये नया पुत्र, शाक्य मुनि, राइट, तथागत, तो क्या आंसर है? कैसे आया वो देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा? तो काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र मध्यम मध्यम व्ययोग, व्ययोग, एक व्योगा नहीं है, व्योग है, महाभाष्य, तो ये सब चीजें। फर्स्ट गांधार महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वो सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पुलस्कर, कहाँ पे? लाहौर में। अभी आप बोर हो रहे हो, मैं जानता हूँ, मैं जानबूझ के आपको इसके थ्रू लेके जा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा देखो, मुगल एम्पर शिफ्टेड एम्फेसिस, हु शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम? आंसर है जहांगीर। मैं जानबूझ के बोर कर रहा हूँ, रुके रहो। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या है, क्योंकि एमैक बहुत बोरिंग है ना, तो कोई नहीं, बोर तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं। Which one of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? तो वहां से पता चला हमको कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। How many of the following properties were included in World Heritage List? ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सिग्नेचर प्लेसेस, किंगडम्स एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब देखिए माइंड में आपके क्या क्या चीजें आई होंगी। मिडिवल भी रहता है, मिडिवल को भी देखते हैं। मिडिवल के अंदर अगर हम देखते हैं तो टर्म्स टर्मोलॉजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, विजयनगर एम्पायर एक फेवरेट काइंड ऑफ टॉपिक है, तो यूजुअली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। एंड इसमें कोई हॉट फेवरेट नहीं है, इसमें बेसिकली ऐसा है कि मुगल एम्पायर, दिल्ली सुल्तानेट, भक्ति सूफी, एक एक मतलब एक बेंचमार्क से थोड़े से नीचे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स और विजयनगर एम्पायर में उस बेंचमार्क से ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं, ये तीन थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर यही सब चीजें, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या एग्जांपल है कि भाई, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुल्हादरन? कुल्हादरन किसको बुलाया जाता था? तो इसका आंसर क्या है? सैयद है। विजयनगर एम्पायर के बारे में देखें तो कौन सा ऐसा शासक था मिडिवल इंडिया में जिसने पुर्तगालियों को परमिशन दी थी एक किला बनाने की भटकल में? ठीक है जी, आंसर है कृष्णदेवराय। जानबूझ के अभी आप रुको, ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। विच फॉरेन ट्रैवलर डिस्कस डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया? आंसर है फ्रेंच ट्रैवलर है टेवरनियर, वो है। रुको अभी, ठीक है। मंगोल इन्वेजन तो किस समय पे हुई थी भाई? फर्स्ट इन्वेजन अंडर जलालुद्दीन खिलजी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी विसीज दिल्ली उस समय पे हुआ था, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये भी एक है। ठीक है जी। सेंट निम्बरका, कंटेम्पररी ऑफ अकबर, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? संत कबीर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट स्लाइड है? बच्चे के माइंड में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, स्टूडेंट के माइंड में क्या चीजें आएंगी। अगर कोई भी स्टूडेंट पीवाईक्यूज को देखेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये जो अराघट्टा बताया था इरिगेशन डिवाइस, तो आंसर अगर देख भी लिया उसके बाद भी क्या है कि ये पानी के लिए यूज होता था, तो ये क्या पीने का पानी इससे जुगाड़ा जाता था, या फिर इसको मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में एक व्हील था जिसके ऊपर मटके लगे होते थे जो ऐसे एक मतलब पानी बिखेरता हुआ जा रहा है, क्या ऐसा था क्या? है ना, मतलब एक बैक बेंचर के माइंड में जो चीज आती है। दूसरा, उन्होंने बताया कि भाई महेंद्र वर्मन वन एक क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, कि उन्होंने कौन कौन सा टाइटल लिया। ठीक, तो भाई हमारे माइंड में आता है कि यार हमें कैसे पता कि महेंद्र वर्मन वन ने ये टाइटल लिए थे? कहीं पे किसी सिक्के पे लिखा मिला, किसी दीवार पे लिखा मिला, किसी किताब में लिखा मिला, हमें पता कैसे कि ये टाइटल्स लिए? इन टाइटल्स का मीनिंग क्या होता है, क्यों लिए उसने,
क्या किया ऐसा उसने, है ना। फिर क्या है, फाहीन या वो फाक्सियान जो है, वो जो ट्रैवलर आया था, चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो फाहीन चंद्रगुप्त के टाइम पे फाहीन टू फाहीन रोट एनीथिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, व्हाट डिड ही से, ये क्वेश्चन है कि आया था वो, उन्होंने पूछा कि किसके टाइम पे आया था, ठीक है, कि ये भाई साहब किस समय पे आए थे आपके जो हमारे ये ट्रैवलर हैं, ठीक है। फाहीन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो भाई तो एक माइंड में एक चीज आती है ना कि चलो ठीक है इसके टाइम पे आए तो क्यों हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते थे इंडिया में, एक यही आया था क्या, क्या खास है इसके बारे में, इसे कुछ लिखा क्या उस टाइम के इंडिया के बारे में, जिसको कहते हैं मतलब जिससे हमें बड़ी नॉलेज कुछ मिल रही है एंशिएंट टाइम्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये सब डाउट स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, और ये सारे के सारे डाउट्स जो है हमारी कोशिश रहेगी कि इस टाइप के छोटे छोटे डाउट्स जो है हमारी क्लास में क्लैरिफाई होते चलें, ताकि हमें कुछ सेंस हो, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई शब्द आ गया है वो ज्योग्राफी में, अस्मका, आपको ये नहीं पता यार ये अस्मका है आज के समय पे कहां पे है ना, टीचर पढ़ा रहा है अस्मका, अच्छा अस्मका जी, ठीक है ना, आपको तो नहीं बनाना, आपके पड़ोस में तो है नहीं, आपको पहली बार आप नाम सुन रहे हो, ठीक। फिर उसके अलावा ये तो पता चल गया कि अच्छा तथागत बुलाते थे गौतम बुद्ध जी को, ठीक है, पर महावीर जी को जब मतलब क्योंकि उसमें एक ऑप्शन ये था नया पुत्ता, महावीर जी को नया पुत्ता क्यों बुलाते थे, ये नया पुत्ता होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और महावीर जी के अंदर ऐसा क्या था कि उनको ये बुलाते थे, है ना। फिर बुद्धा जी को तथागत क्यों बुलाते थे, क्योंकि तथागत का जब मैंने मीनिंग सर्च किया तो भाई इस तरीके से कुछ है कि द वन हु हैज गॉन और द वन हु हैज अराइव्ड समथिंग लाइक दिस, क्यों मतलब ये तथागत मतलब क्यों बुलाते थे। या फिर व्हाट इज द थीम ऑफ भाषा प्ले, उसमें था कि भाषा जो है उन्होंने कौन सा जो है लिटरेचर लिखा था, आपने रट्टा मार लिया जी मध्यम वयोग, पर था क्या इस प्ले में, कौन सी स्टोरी थी, कोई रोमांटिक स्टोरी थी, कोई थ्रिलर था, कोई हॉरर स्टोरी थी, क्या था, ये आपके मन में डाउट्स, किसी भी स्टूडेंट के अंदर डाउट्स आएंगे, ठीक है। वो पालुस्कर जी फेमस है क्यों, क्योंकि जी उन्होंने एक लाहौर के अंदर एक म्यूजिक स्कूल बनाया। तो यार आज के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति म्यूजिक स्कूल कहीं पे बना देता है तो क्या वो इतना फेमस हो जाता है कि फ्यूचर में यूपीएससी उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या था तो उनकी पर्सनैलिटी में क्या था ऐसा, म्यूजिक स्कूल के अंदर ऐसा क्या था खास, ठीक है, कि पालुस्कर जी ने ये म्यूजिक स्कूल सेटअप किया तो ये मतलब बिल्कुल वायरल हो गया, क्या है, ठीक। देन एक क्वेश्चन था उसमें था कि भाई अकबर या जहांगीर या किस मुगल एम्परर ने पोर्ट्रेट मोड ऑफ पेंटिंग ज्यादा इन करी, ठीक। आंसर जहांगीर है उसका जी। तो क्यों करी भाई, क्या अर्ज थी, है ना, कि मेरे को पोर्ट्रेट बनवानी है, कुछ बचपन का सपना था क्या, मतलब वाई, ठीक क्यों, ठीक है, वाई जहांगीर शिफ्टेड टू पोर्ट्रेट्स, अर्ज क्या थी, कुछ मतलब कुछ रीजन भी है, ठीक है, अल्टीमेटली का रीजन नहीं मिला तो रट्टा मार लेंगे, पर ढूंढे। एक हमारे बैक बेंचर है, उनको फुल फॉर्म ही नहीं याद आ रही यार यूनेस्को की, टीचर यूनेस्को 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 बोले जा रहा है, वो बेचारा वहीं अटका पड़ा है, ठीक है ना। तो ये डाउट है एक, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग लिस्टेड एज यूनेस्को, ये तो सब रट्टा मार रहे हैं कि ये यूनेस्को साइट बन गई, वो यूनेस्को चीज वो यूनेस्को लिस्ट पे चली गई, फायदा क्या है, क्यों जा रही है, क्यों इंडिया फाइट मारता है कि भाई हमारी कोई भी साइट या हमारा कोई भी आर्ट फॉर्म जो वो यूनेस्को की लिस्ट में आ जाए, मतलब क्या बस सोशल स्टेटस है, भोकाल बन गया बस ऐसा है, या मतलब कुछ स्पेशल, कुछ कुछ मतलब वो आर्ट फॉर्म की लाइफ बढ़ रही है उस चीज से, क्या कहीं पे कुछ एनुअल कुछ फंडिंग आएगी क्या, कुछ उससे टूरिज्म बढ़ सकता है क्या क्या फायदे हो सकते हैं, है ना। तो ये भाई व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग लिस्टेड एज यूनेस्को साइट अपार्ट फ्रॉम सोशल रिकॉग्निशन, ठीक। उसके अलावा क्वेश्चन था कि एक यूनिक प्रकार की टोपी, पॉइंटेड टोपी कौन पहनता था, आंसर था सैयद। क्यों, क्यों पहनते थे, क्या मतलब क्या मिल रहा है उससे, कुछ क्या उसका कोई रिलीजियस रेलिवेंस है क्या उस चीज का, ठीक। तो उनके रिलीजियस बिलीफ क्या थे, ठीक है, इंस्पिरेशन क्या थी कि इस टाइप एक सेपरेट कैप पहननी है जी, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था भटकल, अब आपको ये नहीं पता भटकल कहां पे है, तो आज के समय पे कहां पे है भटकल, पता चलेगा तो अच्छा, तो फिर क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा तो माइंड में कुछ चलेगा, अच्छा उस प्रोविंस की कुछ बात होगी, ठीक। व्हाट एल्स वाज कृष्णदेवराय फेमस फॉर, कृष्णदेवराय जी ने पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति दी थी भटकल में, ठीक। और कृष्णदेवराय ने क्या क्या किया था जी,
एक किला बनाने की अनुमति दे दी तो क्या हो गया जी, क्या उखड़ गया इस चीज से, ठीक। उसके अलावा थोड़ा सा और पढ़ा आपने तो पता चला कि पुर्तगाली इनको घोड़े देते थे, हॉर्सेस, और इसलिए कहते हैं मतलब एक गिव एंड टेक टाइप से था। तो इन्होंने इन हॉर्सेस का इस्तेमाल कहाँ किया, कहीं पे कोई इन्होंने आक्रमण किया, कुछ इनको मिलिट्री एडवांटेज मिली, मतलब क्या चीज, ठीक है ना। या फिर बीच में हमने पढ़ा सिरहिंदी एक नाम आया था, निम्बर्ग का एक नाम आया था, तो कुछ भी कोई दो हॉलमार्क पॉइंट पता चल जाए नहीं लोग क्या इनका। ये बेसिकली जो स्लाइड है यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं अपने स्टूडेंट से एम्पथाइज करने की, कि हो सकता है इसमें से 10%, 20%, 30%, 50%, मतलब स्टूडेंट के मन में ये सब छोटे छोटे डाउट्स, ठीक है, जो कि बुक्स नहीं बताती हैं, वो आएंगे, वो लैंग्वेज की वजह से आएंगे, वो ज्योग्राफी की वजह से आएंगे, वो मैप्स की वजह से आएंगे। तो हमारी क्लासेस में कोशिश करेगी कि ये सारी की सारी चीजें हम हैंडल करें, ठीक। एमआईएच का अगर हम देखते हैं तो एमआईएच में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखें अगर तो वैसे तो क्या कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब देखिए गांधीयन फेज इंपॉर्टेंट है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एक्चुअली ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज का है। कंटेंट थोड़ा सा कम है बट उससे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। गांधीयन फेज कोई कहने की बात ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज देखिए पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको उनकी बात बताई थी, अपने वो क्या कहते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की, अभी हम बात कर रहे थे ना, ठीक है ना। तो देखिए पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसी पर्सनैलिटी जो न्यूज में आ रही है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंदा तक, ठीक है, आगे भी गांधी जी की सोशल रिफॉर्म्स वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेज यहाँ आए, सबको पता है यहाँ आए, उन्होंने हमें लूटा, ठीक। तो क्या क्या इंपैक्ट रहा, किस सेक्शन पे क्या क्या इंपैक्ट रहा। स्वदेशी मूवमेंट ऐसी पहली मूवमेंट थी जब क्या कहते हैं आम जनता सड़कों पे आई, ठीक है, एक मॉडर्न तरीके से। तो वहां से थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कहीं पे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जैसे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया कि कौन सी फल सब्जियां लेके आए, ठीक है, या फिर उन्होंने कहाँ पे अपना गोडाउन बनाया। गोडाउन को ये फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री क्या होती है, सेटलमेंट क्या होती है, ठीक है, ट्रेडिंग डिपो क्या होता है, ये सब चीजें मतलब छोटी छोटी चीजें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कम इंपॉर्टेंट एरियाज ये हो जाते हैं जहां पे आप देखिए कि लेफ्ट या फिर वर्किंग क्लास मूवमेंट से कम क्वेश्चंस आए हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब जब अंग्रेजों ने एक तरीके से, जब वर्ल्ड वॉर द्वितीय स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद नेगोशिएशन चल रही थी कि हम आपका वर्ल्ड वॉर टू में तब सहयोग करेंगे जब आप हमको सत्ता दोगे, ठीक है। तो उससे क्वेश्चंस आए हैं पर कम आए हैं। ये एक फियर्ड टॉपिक कहते हैं इसको, कि भाई पेजेंट रिवोल्ट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, ठीक है। एंड स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं तो मतलब 50-50, 100 ट्राइबल रिवोल्ट दे रखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे शेखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्रा, जिन रिवोल्ट्स को महत्व दिया गया है वो रिवोल्ट्स हम अपनी क्लास में हम करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई एक आधा ट्राइबल रिवोल्ट आ जाता है जो कि आउटसाइड, मतलब वो करंट अफेयर्स में नहीं हुई है, तो भैया ठीक है, इस टाइप के एक दो बाउंसर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है, ठीक। क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आए बट कम, रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो ये चीजें दोबारा दे रखी है आपकी, ठीक। तो खैर रिसेंटली एमआईएच के सारे क्वेश्चंस पे यूट्यूब पे एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, लास्ट 5 इयर्स के जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। तो होपफुली आपने वो देखी होंगी, नहीं देखा तो आप यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। वो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 20-1 मिनट की वीडियो है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 इयर्स का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पीवाईक्यू का एनालिसिस है वो वहां पे मतलब किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये कुछ सैंपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री टेंशन आपको किसी भी सब्जेक्ट में लेने की जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो चीज जो है, जैसे ये हमारे नोट्स में ऑलरेडी था, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चंस आने के बाद क्या कहते हैं अपने नोट्स में ऐड किया। मैं अपने बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाता हूं, ठीक है, पहले से ही, कि जब चौरी चौरा का
इंसिडेंट हुआ और उसके बाद 170 लोगों को क्या कहते हैं फांसी की सजा हुई, तो किसने इनका केस लड़ा? तो आंसर है मदन मोहन मालवीय। हम पहले से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यूजुअली लोग इसमें काफी कंफ्यूज थे कि किसने, तो खैर पढ़ने का इस तरीके से रहेगा। तो ओवरऑल ये चीजें हैं, जैसे मैं बताया कि इसको क्वेश्चंस को आप उधर से देख लेना, ठीक है ना। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, तो पहली बात क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटीज और हैंडआउट्स के बारे में बता चुका मैं आपको कि पहले से अपलोड हो जाएंगे, ठीक। नोट्स अगर बनाने हैं तो पहली बात क्या है कि मेक फ्लोचार्ट बेस्ड शॉर्ट नोट्स आफ्टर थर्ड रीडिंग। पहली बार में अगर आप कहते हैं नोट्स बनाने लग जाओगे तो आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, फोटोकॉपी मशीन बन जाओगे। पहली बार में नोट्स नहीं बनाने। जब कोई चीज समझ में आ जाए, और यूजुअली 3 रीडिंग्स लगती हैं किसी भी चीज को समझने में, तब आप अपने नोट्स बनाएंगे और फ्लोचार्ट बेस्ड नोट्स बनाएंगे, पैराग्राफ फॉर्म नोट्स नहीं बनाएंगे। फ्लोचार्ट में क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कोई भी इवेंट हुआ तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक। दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास कि सर आपने जो हैंडआउट दे रखे हैं या फिर आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हर चीज के शॉर्ट नोट्स हमें खुद बनाने? एक और ऑप्शन आपके पास है, आप पिछले 10 साल के 13 साल के जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके पैराग्राफ फॉर्म में आंसर ना लिख के उनका फ्लोचार्ट फॉर्म में डिटेल्ड आंसर लिखें, ठीक, माइंड मैप की फॉर्म में, जिसमें आप फ्लावरी लैंग्वेज पे आपका फोकस नहीं है, बट एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, ठीक। इस तरीके से आपके बड़े अच्छे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने सारे के सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस किस प्रकार से होती है मेंस की, वो भी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो नोट्स कैसे बनाने हैं पहले समझना है, फिर नोट्स बनाने हैं। एक तरीका ये है कि जो नोट्स हैं उनके आप फ्लोचार्ट बेस्ड नोट्स बनाओ। दूसरा तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उसके नोट्स आप बनाओ, ठीक। एमएक के लिए मैं आपको डिक्शनरी दूंगा ही बना के, पर हमने कोशिश ये करनी है कि हम सर के अलावा अपनी खुद की भी डिक्शनरी बनाएं, ठीक है। एमएक के जो टर्म्स होते हैं, तो वी विल प्रोवाइड अ मैप्स एंड ग्लॉसरी, वो आपको दी जाएगी। बट जो काम आप खुद से करते हो ना वो बहुत ऑसम होता है, तो करोगे तो सही रहेगा। मोटिव बेस्ड मैपिंग प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपको पहले बताया, मैप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि अच्छा हेलो पंजाब, हेलो दिल्ली, हेलो महाराष्ट्र। एक मकसद होना चाहिए। तो कुछ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वहां पे जगह का नाम आया, फिर जाके सर्च करना है उस पीडीएफ के अंदर कि अच्छा ये मैप, ये प्लेस कहां पे है। उस तरीके से मेमोरी जो बनेगी वो बहुत ऑसम मेमोरी बनेगी। दूसरी चीज क्या है, तो सर पहले स्टेप में करना क्या है? आपने बोला कि थर्ड रीडिंग के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो फर्स्ट रीडिंग के बाद, सेकंड रीडिंग के बाद करना क्या है? पहले आपको जो टीचर के नोट्स हैं उनको एक्सपैंड करना है। क्यों? क्योंकि आपके अपने पर्सनल भी तो कुछ डाउट्स हो सकते हैं ना। अगर आप कभी भी कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर हमको जो है सर्च करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको अपने नोट्स में कुछ ऐड करना है। टीचर, एज अ टीचर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉमन सेंसिकल जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी चीज को लेके, वो सब ऑलरेडी नोट्स का पार्ट हो। पर उसके बाद भी हर व्यक्ति अलग होता है ना। आपको लग रहा है कि यार ये कैसे था, है ना। आपको लग रहा है कि सर ने बताया कि भाई लोथल में एक डॉकयार्ड था, ठीक है, तो बाकी जगह पे क्यों नहीं था डॉकयार्ड? एक ही पोर्ट था क्या, है ना। ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इंटरनेट पे आपने सर्च किया, वर देयर एनी अदर पोर्ट्स राइट इन दी हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर ट्रेड यूज्ड टू टेक प्लेस? आपका डाउट है ना। जो भी आया उसका बहुत ही अपने नोट्स पे ऐड कर लिया। स्टेप नंबर 1 में टीचर अगर 100 पेजेस के नोट्स देता है, आपको उसको 125 पेज का, 110 पेज का बनाना है। फिर स्टेप नंबर 2 में ये इलेबोरेशन करने के बाद, स्टेप नंबर 2 में जब आपकी थर्ड रीडिंग पूरी हो जाएगी, कुछ आपको नहीं समझ में आया वो आपने सर्च कर लिया, उसके बाद थर्ड रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तब, या फिर जैसे मैंने बताया कि मेंस के पीवाईक्यूज का आप शॉर्ट नोट्स, ठीक। ये है आइडियल तरीका, ठीक। कोशिश करो कि ये काम आप अपने ऑप्शनल, कोशिश करो कि ये काम आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली करो। सारे सब्जेक्ट्स में हो सकता है आप ये ना कर पाओ, टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से, मोटिवेशन की कंस्ट्रेंट की वजह से, बट जो आइडियल तरीका वही तरीका, ठीक। मेथोडोलॉजी, हाउ टू रीड हिस्ट्री एंड मेक नोट्स, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यूज अगर देखते हैं तो कभी भी कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखे तो लर्न हाउ टू रीड बाय एनालाइजिंग द माइंड ऑफ द क्वेश्चन सेटर। वो कुछ नहीं, अभी हमने एक सैंपल की फॉर्म में किया है कि यूपीएससी सोच क्या रहा है।
यूपीएससी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है ना, उसका माइंड कैसे चला, ठीक है। यूजली जब हम एमैक के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें स्टूडेंट को मतलब जो धारणा बनती है वो ये बनती है कि फैक्ट बेस्ड है। जब एमआईएच के क्वेश्चंस आप देखोगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ाते टाइम कवर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री लॉजिकल है, हिस्ट्री रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, या उसके अंदर रोट लर्निंग कम से कम होनी चाहिए, ऐसा मतलब फोकस रहना चाहिए टीचर का भी स्टूडेंट का भी, ठीक। मेंस का आप जब भी पीवाईक्यू देखें वहां पे फोकस आपको ये रखना है कि कैसे उस क्वेश्चन को आप तोड़ो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मोंटेग्यू स्टेटमेंट आई थी अगस्त, डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, मोंटेग्यू स्टेटमेंट 1917, मोंटेग्यू स्टेटमेंट 1979 थी। स्टेटमेंट थी, अंग्रेजी में अगर बोल के दिखाऊं तो स्टेटमेंट थी कि हेंस फोर्थ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया टू बी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब सोचो मैं हेंस फोर्थ हटा के ये स्टेटमेंट लिख के इसके सामने लिख देता हूं इलेबोरेट, ठीक है, और एग्जामिन, बन गया अच्छा खासा क्वेश्चन। लैंग्वेज देख के कोई भी एवरेज स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा ही जाएगा, है ना, कि यार ये क्या चीज है, ठीक है ना। अरे स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी यार, नो स्पेक्ट्रम, मतलब मैंने भाई पढ़ी है स्पेक्ट्रम, मेरे को फायदा नहीं हुआ, इसलिए भाई मैं तो ऑनेस्ट रहूंगा ना, जब मुझे फायदा नहीं हुआ तो मैं काहे तुमको बोलूंगा स्पेक्ट्रम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में काहे पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पढ़नी स्पेक्ट्रम, आप पढ़ लो स्पेक्ट्रम भाई ना, मैंने कह दिया ना स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी यार, है ना। सारथी रिसोर्स प्लस न्यू एनसीईआरटी प्लस चैट जीपीटी इज इनफ। चैट जीपीटी के फैक्ट्स थोड़े से एनालाइज कर लिया करो यार, ठीक है ना। अरे भाई तुम्हारे सामने चैट जीपीटी है, तुम टेंशन मत लो, ठीक। तो ये करेंगे, ठीक है। तो अरे यार अपना काम तो पूरा कर ले यार, डिस्टर्ब कर दिया स्पेक्ट्रम बोल के यार, दो यार फोकस करने दो। तो क्या था, हेंस फोर्थ हटाओ, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया हटाओ, टू बी हटाओ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल स्पीड पकड़ लो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन वो तो डेमोक्रेसी होती है, पकड़ लो सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, विद अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, प्रोग्रेसिव वो भी ग्रेजुअल जैसा ही तो है, पकड़ लो, ग्रेजुअल है एक वर्ड, ठीक है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी तो डेमोक्रेसी होती है, तो क्या दो चीज पकड़ी हुई है, डेमोक्रेसी पकड़ी हुई है, ग्रेजुअल पकड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्या थी, स्वराज मतलब डेमोक्रेसी ग्रेजुअली, दो वर्ड की स्टेटमेंट, मोंटेग्यू स्टेटमेंट 1917 कुछ थी, दो वर्ड की स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ऐसा ऐसा ब्रेक डाउन करना है, मतलब समझना है, ठीक है। ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया वीडियो मेकर टाइप से है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है मेंस के, ठीक है, वो आप इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या दिख रहा है भाई, हरप्पन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, अकबर की रिलीजियस फिलोसफी क्या थी ऐसा पूछा है, चंदेला का आर्ट फॉर्म क्या था वो पूछा है, नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस सिविल सर्वेंट्स के अंदर कैसे होनी चाहिए वो पूछा है, ये तो फंडे जो मैं क्लास में था वहीं से क्वेश्चन आया है। ज्योतिराव फुले का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेस इंडिया कंसोलिडेशन, ये इसी को ही रगड़े जा रहे हैं बिल्कुल, कंसोलिडेशन यही आता है, ऐसा लगता है पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बस एक ही टॉपिक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, बस ऐसा लगता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो आम आदमी से रिलेटेड है, प्लस उन रेवोल्यूशंस के बाद जो है स्टेट स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, वर्ल्ड वॉर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक यूपीएससी ने कोल्ड वॉर से पहले ही क्वेश्चंस पूछे हैं और डिकोलोनाइजेशन पूछा है, कोल्ड वॉर से कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, लोड बिल्कुल लेनी सकती है। ऐसे ही 2024 में भी देखें तो वेदास के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, पल्लवास जो कि साउथ इंडिया में एक रूलिंग किंगडम होता था, चोलास उनके बारे में, पर क्या पूछा है, उनसे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा है। और जो की बात मैंने पहले बताई थी कि एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर दोनों जुड़े हुए हैं। अकबर के बारे में पूछा तो क्या पूछा कि भाई उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी उसके बारे में पूछा, ठीक, रिलीजन इज पार्ट ऑफ कल्चर, तो यही है। क्विट इंडिया मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, ठीक है। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी हैं।
स्मार्ट लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। अपना अब अपना स्टार्ट होता है मस्ती वाला काम। मस्ती वाला काम मतलब स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है। तो नाउ यू कैन फायर योर क्वेश्चंस, ठीक है ना। अरे यार तुम अपनी दोस्ती से मत बढ़ाओ यार, मेरे से बात कर लो यार, मेरे से बात कर लो, मैं तुमसे बात करना यार, बताओ। खैर, तो देव नारायण क्या कह रहे हैं, सर आई एम इन 2027 फाउंडेशन बैच और वन और साथी आई एस, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। सो कैन आई स्किप द एनसीईआरटीज एंड जस्ट स्टिक टू द साथी आई एस रिसोर्स? बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें लोड नहीं, जरूरत नहीं है। अभी एनसीईआरटी मत करो, जब बाद में जब पूरा हो जाएगा फाउंडेशन कोर्स 1 घंटे में एनसीईआरटी हो जाएगी, ठीक है। एक कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, मौज लो, ठीक है। यू आर इन सेफ हैंड्स बेसिकली, ठीक। अगर पढ़ने वाले बनोगे, क्लास ठीक से रेगुलरली अटेंड करोगे, स्किप नहीं करोगे ये सोच के कि भैया ऑनलाइन है बाद में देख लूंगा, ठीक है, तो क्वालिटी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। सर, इन रिसेंट यूपीएससी पेपर्स मेनी हिस्ट्री क्वेश्चंस सीम टू टेस्ट हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव रादर देन इवेंट्स। हाउ शुड एन एस्पिरेंट बैलेंस फैक्चुअल मास्टरी विद हिस्टोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इन फिल्म्स? कौन से क्वेश्चन सर, थोड़े से कुछ एग्जाम्पल? ऐसा जीएस में ऐसा देखो नहीं है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं हिस्ट्री में, कि एक मेजोरिटी व्यू है, एक माइनॉरिटी व्यू है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो वो चीज, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये कहना कहाँ तक ठीक है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी वो बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व करने के लिए हुई थी, ठीक है ना, ये कोई हिस्टोरियोग्राफी वगैरह कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। अपन लोग अपनी क्लास में जीएस में नॉर्मल तरीके से, मैंने बताया ना हॉरिजॉन्टल पीएचडी, वो हॉरिजॉन्टल पीएचडी का ये अच्छा इंग्लिश वर्ड है पर्सपेक्टिव, ठीक है, वो हो जाएगा, लोड मत लो, ठीक है ना। उसके अलावा उज्जवल कह रहे हैं, हेलो सर, हेलो, आई हैव योर फाउंडेशन क्लास नोट्स एंड हैंड आउट, पायरेसी कर ले, ओके, एंड डूइंग न्यू एनसीईआरटीज, ठीक है जी। शुड आई डू स्पेक्ट्रम अलॉन्ग विद इट? देखो फोमो हो रहा है तब तुम्हारी मर्जी है, वरना अगर मेरे हैंडआउट्स तुम्हारे पास हैं और साथ में तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। करना है तो 2 चीजें कर लो, करंट अफेयर्स का ख्याल रखो कि उसके अंदर कुछ भी हिस्ट्री रिलेटेड कोई जगह, कोई व्यक्ति, उस पे फोकस करो। और एक आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट आती है मतलब है, उस पे अनसंग हीरोज हैं, ठीक है। तो जब भी कोई मतलब उसको रेफर मतलब हम कर लें, काफी सारे हैं, पर ठीक है, थोड़ा सा अगर हो सकता है कोई हाईलाइट हो, किसी कोई अवार्ड मतलब पोस्टमसली मिल रहा हो, तो वो ध्यान करना चाहिए, नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंशिएंट मिडिवल क्लास सोविक सर, एनसीईआरटी लूसेंट फॉर फैक्ट्स, मतलब देखो मैं यहाँ पे एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना। तो अगर आप अपने किसी दूसरे टीचर से आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लग रहा है आपका अच्छा हुआ है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, बाकी हम तो अच्छे से फाइट मारेंगे ही, ठीक। राइट, देव पूछ रहे हैं, सो कैन आई स्किप द एनसीईआरटीज एंड जस्ट, हाँ बोला ना, हाँ हाँ देव, हाँ, ठीक। सात्विक इज सेइंग, सर व्हेन इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट एमैक फॉर 2027 अटेम्प्ट? आइडियल टाइम तभी होगा जब मैं स्टार्ट करूंगा एमैक, ठीक है ना। आइडियल टाइम बेसिकली, चलो ठीक है, आइडियल टाइम बेसिकली क्या है कि आइडियल टाइम ऐसा रहेगा अपना कि जैसे थोड़ा सा प्रीलिम्स के बहुत ज्यादा पास भी नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा नवंबर दिसंबर के आसपास में, ताकि रिसेंटली थोड़ा सा चीज समझा हुआ हो और दूसरे सब्जेक्ट्स ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ रखा हो, तो मतलब चाहे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तब भी और रिवाइज करो, एक वो टाइम पीरियड सा मतलब बहुत पास भी नहीं और बहुत ज्यादा मतलब दूर भी नहीं, इस टाइप का करना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा पार्थिवी पूछ रहे हैं, सर एज यू मेंशन्ड योर ऑप्शनल वाज साइकोलॉजी, हाँ साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 ऑप्शनल थे, फिर साइकोलॉजी से क्लियर हुआ था। आई एम करेंटली डूइंग बीए साइकोलॉजी, ठीक। बस एक बात का ध्यान रखना, शुरुआत में जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं हम उनको जज करने लगते हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर हम फिर डिसऑर्डर्स ढूंढने लगते हैं, तो बस उसे पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाती है, वो नहीं करना है। आई एम करंटली डूइंग बीए साइकोलॉजी एंड एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तब तो सॉर्टेड होने चाहिए, तुम कह एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट ऑप्शन डू आई चूज। अगर अच्छी लगती है साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी लो। अगर ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट आपने चूज किया है अपना ऑप्शनल और आपको पसंद है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका सीधा मैं कहूंगा कि 6 या 8 महीने आपके बच गए, ठीक है, तो इट्स रियली अमेजिंग थिंग। अगर आपको लगता है साइकोलॉजी अच्छा लगता है तब डेफिनेटली चूज करो, साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पसंद है तब फिर मतलब आगे बात आती है कि भाई, और आगे बात में भी ट्रेंड्स के थ्रू अगर देखते हो,
नंबर 1 सब्जेक्ट मत चूज करना, अगर कभी भेड़चाल में भी चूज करो तो नंबर 2 या नंबर 3 चूज करना, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी नंबर 1 सब्जेक्ट के ऊपर चाबुक चला देता है, तो गड़बड़ हो जाती है उसमें, ठीक है। तो ऐसे श्रेयांश पूछे, हाय आई एम इन कॉलेज 4th सेमेस्टर एंड आई एम योर जीएस फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट, हाउ टू बैलेंस बोथ। यार देखो, ऑब्वियसली आप ऐसा मान के चलें कि यू हैव ज्वाइंड कोचिंग ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, राइट, अपना ऑप्शनल और अपना जीएस, एक तरीके से आपने दोनों की कोचिंग एक साथ ले ली है और आपका शेड्यूल हेक्टिक है। मतलब बेसिकली कॉलेज में जो क्लासेस लगा रहे हो तो वो ऑब्वियसली लगानी है, उसको आप ये समझ लो कि भाई वो भी मेरी कोचिंग ही चल रही है किसी प्रकार से। तो वो तो आपकी एक्चुअली चॉइस है, ठीक चॉइस है, अपने आप को ओवरबर्डन मत करो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आने जाने का बहुत टाइम बच रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं उनसे तो बेटर ऑफ ही हो, ठीक है। तो मतलब टाइम का हेक्टिक रहेगा, ठीक है, उसको मैनेज तो बस यही है कि मटर गश्ती थोड़ा सा कम करो, जो टीचर बोल रहा है उसको फॉलो करो, ताकि जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं वो थोड़ा सा ठीक हो। बाकी इसके ऊपर और भी एक प्रॉपर वीडियो भी बन सकती है कि कैसे टाइम वाइम मैनेज करना है, थोड़ा सवाल थोड़ा लंबे आंसर वाला है। सर आई एम एन आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट। अरे तुम तो बच्चे निकले विजेश, फ्रॉम अ नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड। तो ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली में तो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के तो होगे। अच्छा नहीं, ह्यूमैनिटीज के भी तो कोर्सेज होते हैं। खैर सर आई एम एन आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट फ्रॉम नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड। कौन से हॉस्टल में तुम? एंड आई हैव वेरी लिटिल प्रायर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। ऑब्वियसली आईआईटी में हो तो हिस्ट्री की नॉलेज कहाँ से होगी इतनी खास, कुछ मतलब यूजुअली कम ही होती है। इज दिस कोर्स सूटेबल फॉर बिगिनर्स? हाँ भाई हाँ, ठीक। एंड व्हाट प्रिपरेशन वुड यू सजेस्ट इफ आई ज्वाइन? कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, बस क्लास में आ जाओ, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चिल मारो, ठीक। देन Uzaif is saying major as economics, sir. Okay. Vikas is saying for self study can I rely on the books mentioned? हाँ कर सकते हो यार, ऑब्वियसली अच्छी किताबें हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अनुष्का इज सेइंग व्हिच एनसीईआरटीज आर गुड इनफ टू डू। एनसीईआरटीज तो हमने सब मेंशन करी है ना, न्यू वाली है, ठीक है, तो कोई रीजन ही होगा कि वो न्यू है ना, तो न्यू एनसीईआरटीज फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रिसोर्स बना के दे रहा है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो अच्छा रिसोर्स आपको बना के दे रहा है। और अगर तब भी कोई किताब पढ़नी है तो एक स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ो। अब एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, एक मतलब एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है, अगर किसी व्यक्ति ने मतलब बिपिन चंद्रा की जो स्टैंडर्ड बुक है वो अगर पढ़ रखी है, तो उसको एनसीईआरटी क्यों नहीं समझ में आई? ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है ना, ऑल्दो वो पोस्ट 1857 के, बट बेसिकली वो मल्टीपल बुक्स में हम कम जाएं, हम एक अच्छा स्टैंडर्ड सोर्स अच्छे से पढ़ लें और न्यू एनसीईआरटी कर लें, वो गुड इनफ है, ठीक है। तो उस तरीके से, ठीक। श्रेयांश पूछ रहे हैं, हाय, ये तो हो गया, ठीक है। विजेश का भी हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राज इज आस्किंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल ठीक है यूपीएससी में? ऑप्शन सारे ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी ऑप्शनल में डिपेंड करता है आपको एग्रीकल्चर में मतलब कितनी रुचि है और आपका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि एग्रीकल्चर आपको सही लगता है, हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन हो, तो मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। विजेश पता चल गया तुम आईआईटी दिल्ली में, और रुक जाओ तुम, ठीक है। Devagnik is saying, sir, I am a working professional. Okay. Please suggest and advise how to do time management by working hours is from 8 a.m. to 6 p.m. and sometimes night shift. बहुत हेक्टिक टाइम शेड्यूल है दोस्त आपका। अगर आप किसी तरीके से, अपने पास दिन कितना बता है, 6 बजे के बाद तो बहुत थके हुए हो गई तुम, एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास कि तुम रात के 3 बजे उठना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मतलब सुबह के 3 बजे। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आपने पढ़ाई करी 4 घंटा, 1 घंटा अपना नहाना धोने में और बाकी चीजों में। अगर आपका ऑनलाइन क्लास है, मतलब ऑनलाइन है, किस तरीके से कितने बजे निकल रहा है, क्योंकि देखो 6 बजे के बाद पढ़ोगे, ऑब्वियसली थके हुए बहुत ज्यादा, कहाँ कुछ ज्यादा कुछ खास हो पाएगा। अगर प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो ऐसा होना चाहिए भाई 6 बजे अपने जो है ऑफिस से फ्री हुए, 7 बजे तक अपने घर आए, खाना वाना खाया, आधे पौने घंटे में सीधा सो गए, ठीक है, मतलब 9 बजे तक सो गए भाई, ठीक है, 10 बजे तक सो गए, 9 बजे तक सो गए, 3 बजे उठो, ठीक है, 6 घंटे सो गए, वही हो सकता है। योगिता इज आस्किंग इज दिस कोर्स गुड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स? हाँ, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल का बेसिकली मतलब ये है कि आप लोग थोड़े से अपना पैरेलली कुछ और भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो वही पढ़ा रहे हैं जो किसी भी एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। गुड इवनिंग सर, कैन यू सजेस्ट अ 1 ईयर प्लान फॉर 2027? तो उसमें टाइम लगेगा यार वो प्लान बताने में। बेसिकली कोशिश ये रहनी चाहिए कि दिसंबर तक हमारा जो भी हम प्रीलिम्स दे रहे हैं उसके पीरियड दिसंबर तक हमारा मेंस ओनली सब्जेक्ट्स का
मतलब जहां तक हो सके वो हो जाना चाहिए, ऑप्शनल तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए, उसी के हिसाब से वो सब करना चाहिए। दीपेश सिंह सर, आपकी यूट्यूब पे स्टोरी सुनी, सुन के अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ यार, वो ट्रू स्टोरी है वो, ठीक है। कोई भी चीज उसमें नकली नहीं है, वो सही में हुआ था कि मेरे साथ की वो जो गाड़ी वाला जो स्कैम हुआ था कि गाड़ी के ऊपर उन्होंने पता नहीं कहाँ से तेल वेल डाल दिया और बोला कि आपकी गाड़ी से तेल निकल रहा है, फिर बाहर गया तो पीछे बैग बैग में मेरे पास बैठ के सारे नोट्स थे एक्चुअली, उसमें बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था वो। विजेश का क्वेश्चन ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। आर्यन इज आस्किंग, सर आई एम इन फर्स्ट ईयर, is 2 years enough for the whole UPSC preparation? I am an average student and my attempt should be in 2028. So if I join Sarthi IAS, then what will be the chances of my selection if I follow Sarthi IAS blindly? देखिए, कॉलेज के साथ हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो 2 years का जो है गुड इनफ है, कोई इशू नहीं है। सारथी आईएएस में काफी अच्छे फैकल्टीज पढ़ाते हैं, हम अपना दी बेस्ट देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर फॉलो करोगे, सिलेक्टेड भी हैं लोग, इंटरव्यू अपीयर्ड लोग हैं, तो क्यों नहीं होगा अगर आप अच्छे से करोगे तो ब्लाइंडली फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम हमारा नाम ही सारथी है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा then sir, I'm BA with major history student, very good, and I'm confused of because I find sociology interesting but history too is also interesting for me. Well, जैसा मैंने बताया कि अगर आप हिस्ट्री ही ऑप्शनल ले लेते हैं तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, आपके मतलब 8 महीने आपके बचेंगे, एंड बिकॉज यू हैव एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। तो एक तरीके से आपका मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर्ड ही है, ठीक है ना। और बाकी जैसे अगर वैसे ही कांस्टेंट फीडबैक मिलता है मेरे को जिनका हिस्ट्री ऑप्शन होता है कि हमारी जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करके फायदा तब भी होता है। तो आप जीएस की क्लास हमारी जरूर अटेंड करना, ठीक है, अगर आप मतलब सारथी के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। देन विजेश हो गया। दशमीत इज आस्किंग व्हेन यू विल स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर फाउंडेशन बैच। तो मैं अप्रैल में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अप्रैल से स्टार्ट होएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स, ठीक है। सर आई मिस्ड स्टार्टिंग सब्जेक्ट दैट्स पॉलिटी, हाउ टू मैनेज इट विद द न्यू सब्जेक्ट येट टू बी स्टार्टेड। तो अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक तो जो कोचिंग में सब्जेक्ट चल रहा है वो तो है ही, उसके अलावा सेकेंड पार्ट है आपका सेल्फ स्टडी टाइम। वो सेल्फ स्टडी टाइम में आप एक प्रोजेक्ट बना लो कि हफ्ते में इतने सेल्फ स्टडी डेज, 3 सेल्फ स्टडी डेज मैं पॉलिटी को दूंगी, क्योंकि पॉलिटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो वहां से आप टाइम निकालो, और जो डेली आंसर राइटिंग या डेली टेस्ट वगैरह है उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, कोई इशू नहीं है, बाद में भी सबको रिवाइज करना ही पड़ता है। और एक बार सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद मेमोरी पक्की नहीं बन जाती, हर स्टूडेंट को जो है रिवाइज करना पड़ता है। तो बट फर्स्ट टाइम जो आपका मिस हो रखा है उसको आप पहले ज्यादा मेरे हिसाब से फोकस करें, और जो दूसरा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसकी डेली आंसर राइटिंग और वो सब चीजों को आप थोड़ा सा अभी पॉज दें, वो बाद में हो सकता है डुएबल है, ठीक। देन तो अभिषेक is asking, a foundation batch student, will the batch go with basic from zero because I don't have any background? हाँ अभिषेक, मेरा पढ़ाने का तरीका वही है कि बिल्कुल जीरो से अगर किसी स्टूडेंट को करना हो तो वो हो जाए, ठीक। अर्पित इज आस्किंग कि रिकॉर्डेड वीडियो नॉट एबल टू प्ले एंड डाउनलोड, टेक्निकल इशू है, फॉरवर्ड आप कर दीजिए, टीम हैंडल करेगी उसको, ठीक है। उसके बाद महेंद्र पूछ रहे हैं, सर प्लीज एडवाइज दैट एक्सेप्ट क्लासेस एनसीईआरटी आर इनफ। मेरी क्लासेस के केस में न्यू एनसीईआरटी और जो हम आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड करेंगे वो गुड इनफ रहेंगे, ठीक है। अभिषेक पूछ रहे हैं, हाँ वो बता दिया मैंने, ऑलरेडी बता दिया है। आई एम प्लानिंग टू टेक हिस्ट्री एज माई ऑप्शनल एंड एनरोल्ड इन पीयूष सर बैच, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएस हिस्ट्री एंड ऑप्शनल हिस्ट्री? ऑप्शनल हिस्ट्री में थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी पे ज्यादा फोकस रहता है, एग्जैक्टली किस स्कूल ऑफ थॉट ने और किस हिस्टोरियन ने एक पर्टिकुलर इवेंट या फिनोमेनन के ऊपर क्या एक व्यू लिया है। और जीएस की जो हिस्ट्री होती है वहां पे आंसर चेकर की एक्सपेक्टेशन होती है कि हॉरिजॉन्टल कवरेज बहुत ज्यादा सही रहेगी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्शन वाला चीज। तो ऑप्शनल थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड होता है, ठीक है। हो सकता है वो एक ही छोटे से टॉपिक में बहुत डेप्थ में पूछे, जबकि मैक्रो टॉपिक्स पूछे जाएंगे जब जीएस का पूछा जाएगा। बट
अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला है, जो मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, वो यही है कि जो बच्चे ऑप्शनल की क्लासेस लेते हैं वो हमारी क्लासेस में, जीएस की क्लासेस में कुछ वैल्यूएबल पाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप भी पाओ, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। आई एम फाउंडेशन बैच स्टूडेंट ऑफ बैच 3, विल दी बैच को बता दिया है। सर आई एम इन 7th सेमेस्टर एंड स्टार्टिंग नाउ, हाउ कैन आई स्टार्ट? तो बेस्ट केस सिनेरियो है नहीं, यही होता है कि अगर हम, जैसे अभी आप कोई कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं ना अगर आप, तो उसका एक फायदा ये हो जाता है कि जो स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट होता है, क्योंकि टोटल 21 सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, अगर मैं ऑप्शनल के पेपर 1 और पेपर 2 को अलग सब्जेक्ट ट्रीट करता हूँ, आई कैन लिटरली काउंट नियरली 20 सब्जेक्ट, जहां मैं करंट अफेयर्स को भी एक सब्जेक्ट मान रहा हूँ। ठीक है ना, तो इतना सब कुछ जब है, प्लस साथ में कॉलेज भी चल रहा है, तो अगर कोई सारथी हो तो अच्छा है। ठीक है, या फिर कोई और भी कोचिंग जो भी आपको ठीक लगता हो, तो क्या है, उससे एक स्ट्रक्चर आ जाता है, एक टाइम टेबल आ जाता है, ठीक है, एक मोटिवेशन आ जाती है कि अच्छा यार एक क्लास है आज करनी है, तो वो फायदेमंद रहता है। ठीक। देन दुर्गेश इज आस्किंग, सर इज दिस फाउंडेशन कोर्स इनफ फॉर मेंस पर्सपेक्टिव? या डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। देन अभिषेक का क्वेश्चन हो गया। डिम्पी पूछ रहे हैं, सर ऑप्शनल का फॉर बिगिनर्स आज से, अभी से, ये ऑप्शनल हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये मैंने अपना पर्सनल जर्नी में ये गलती हुई थी मेरे से, ठीक है, कि पहले मैंने एक ऑप्शनल प्रिपेयर करा, फिर एक महीना गया, फिर दूसरा ऑप्शनल, एंड एंड में पहला ऑप्शन, मतलब वो ऐसा नहीं होता, बाद में रिवाइज करना ही पड़ता, हमको याद नहीं होता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि शुरुआत के टाइम पे अपना स्केड्यूल हम हेक्टिक रखें, क्योटिक ना बनाएं, पर थोड़ा सा हेक्टिक रखें विदाउट क्योस, ताकि हम क्लास जाएं, क्लास में हमको समझ में आ रहा है, उसके नोट्स हमारे बन रहे हैं। तो शुरुआत के 8-10 महीना अगर हमारे सारे नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो काफी एक अच्छी सी स्थिति में हम होते हैं कि फिर हम घर बैठ के फिर सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। डिम्पी पूछ रही हैं कि कहाँ चला गया नीचे, ठीक है। देन चलो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगिनर्स किट एंड दिस फाउंडेशन कोर्सेज? कुछ नहीं, बिगिनर्स किट यही है, बच्चों को बताने का एक तरीका है कि क्या क्या हम, किस तरीके से हम हिस्ट्री करेंगे अपने कोर्स में, और किस तरीके से किसी भी स्टूडेंट को जो हमारा कोर्स अगर बाई चांस नहीं भी ज्वाइन कर रहा है, तो उसको क्या एक अप्रोच रखनी चाहिए, तो वो बेसिकली फोकस है उसका। ठीक है। Definitely this batch will be, is this batch beneficial for 2028 aspirants also? 2027 का फोकस है, तो देखो, कुछ स्टैटिक पार्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, वो तो उसकी लाइफ अमर होती है, ठीक है, वो हमेशा रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर्स से अपने आप को अगर आप अप टू डेट रखते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इस बैच से आप भी बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है। हैनी सिंह, आई हैव जीरो बैकग्राउंड इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड आई स्टार्टेड प्रेप, हाउ कैन आई स्टार्ट फॉर 2027? 2026 है, 2027 में कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कहते हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है ना, ताकि, और जो यहाँ पे बातें बताएंगे अपने सब्जेक्ट के लिए, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बाकी टीचर्स बातें बताएंगे, उनको फॉलो करो, मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। ठीक है सर, अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास इन सम इंग्लिश? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मतलब आई यूज्ड टू टीच अर्लियर प्योरली इन इंग्लिश ओनली, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंग्लिश बैच है, तो अकॉर्डिंगली मतलब ऐसा मिक्स करके चलेंगे। ठीक है, इट विल बी अ मिक्सचर, राइट? दैट इज हाउ, बिकॉज दैट इज द मैंडेट। अगर इंग्लिश है तो फिर इट हैज टू बी काइंड ऑफ लाइक अ मिक्सचर, और यू नो लाइक अ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। तो कोशिश करूंगा मैं कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हैंडल हो जाए, लैंग्वेज का इशू ना आए आप लोगों को। ठीक है। मेरा PSI ऑप्शन लिया है, तो उसका क्या किया रिसोर्स, तो वो देखो, आप PSI के टीचर बेस्ट बताएंगे आपको। ठीक सर, आई एम वर्किंग 7 days a week एंड वांट टू मेक मैथ्स एज ऑप्शनल, सर क्या 27 तक हो जाएगा प्रिपरेशन? डिपेंड करता है दिपेश, अभी तक आप कहाँ पे हैं, क्योंकि मैथ्स का ऑप्शनल बड़ा कहते हैं, और अगर आप 7 days वर्किंग है तो फिर उसकी कोचिंग आप ऑनलाइन अगर अवेलेबल है, तब आप मतलब कोशिश कर सकते हैं उस चीज में। ठीक है। 6 to 12 NCERT इज नेसेसरी टू रीड? नहीं है नेसेसरी टू रीड। ऐसे 6 से 12 यार, पता है, देखो कितने सब्जेक्ट हैं, आपने 8 सब्जेक्ट भी लगा लिए, 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, तो 7 7 49 बुक्स तो यही होगी यार। तो अगर तुम कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटीज बस उतना कर लो, मतलब गुड इनफ। मतलब सोचो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 50 किताबें पढ़नी,
मतलब कोई भी डिमोटिवेट हो ही जाएगा यार पहले ही दिन ही, तो ठीक है। सर सम टिप्स फॉर 2026 फिल्म्स एज आई हैव नॉट डन इवन अ सिंगल रीडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो महिमा टिप यही रहेगा, जल्दी से रीडिंग करो, ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड जो क्लास के हैंडआउट्स हैं या जो क्लास में जो पढ़ाया गया आपको, बस उसी पे ही अब आप फोकस करो। अब रिवीजन का टाइम है, नया सोर्स उठाने का टाइम नहीं है, ठीक है। और कोशिश ये करना कि जिन सब्जेक्ट्स में तुम अच्छी हो उसमें तुम ऑसम बनो, ठीक है। अभी जितना टाइम बताया बचा है, तो जिन सब्जेक्ट्स में तुम एवरेज हो उनमें ऑसम बनना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो मेक योर अबव एवरेज सब्जेक्ट ऑसम, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना ताकि बेस्ट रिटर्न मिले हमको एग्जाम का। सर आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई एम फाइंडिंग हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बट इट्स ऑप्शनल सिलेबस इज क्वाइट लार्ज। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो मतलब हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, तभी उसका ऑप्शन लेना चाहिए, वरना कोई और ऑप्शन लेना चाहिए। आइडियल तो मैं ये कहूंगा। तो मतलब इट विल बी ए बोल्ड स्टेप अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हो और आप हिस्ट्री ऑप्शन ले रहे हो तो, ठीक है। Then, sir, after this 16th Feb batch Foundation GS, when will be the next batch will come? वो आप एडमिन से पूछना, वो आपको बताएंगे। Sir, I have completed my core subject, but still not able to do answer writing, and the biggest problem is I am not able to think about answer. तो उसके केस में बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि मेंस का आप आंसर लीजिए, मतलब क्वेश्चन लीजिए और ओपन बुक टेस्ट की तरह, मतलब रेफर टू द बुक, ठीक है, विच यू हैव रेफर्ड अर्लियर, जो आपका कोर बुक है या फिर जो भी आपके हैंडआउट्स हैं उन पे आप फोकस करें और आप फ्लो चार्ट बेस्ड क्या कहते हैं मतलब नोट्स बनाएं उस क्वेश्चन के। उस तरीके से हम करेंगे तो मेमोरी भी अच्छी होगी, हमारे शॉर्ट नोट भी बन जाएंगे, हमें ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है वो भी अपन को समझ में आया, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब कर सकते हैं, ठीक है। विल गेट प्रिंटेड नोट्स इन जीएस फाउंडेशन। प्रिंटेड नोट्स नहीं, आजकल सब ऑनलाइन का जमाना है, मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन ही होना चाहिए, बाकी एडमिन से आप पूछना। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स फाउंडेशन कर चुकी हूँ, अब क्या करना चाहिए, कौन सा बैच फॉलो करूँ 2028 के लिए। तो कोर सब्जेक्ट्स तो आपके हो गए हैं, बट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, तो उनका कैसे मतलब करना है। उनके मॉड्यूलर कोर्सेज अगर निकलते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर हिस्ट्री। करंट अफेयर्स फॉर हिस्ट्री में यही करना है यार कि रोज ऐसे करंट अफेयर्स अपन कर रहे हैं, या तो न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हैं या किसी कोचिंग के रिसोर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वहां पे कोई भी पर्सनैलिटी न्यूज है जो कि हिस्ट्री में पर्सनैलिटी रही है, या कोई बड़े पद पे जो नेता है या कोई इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है वो किसी पर्सनैलिटी को नेम कर दिया, किसी जगह पे चले जाए, ठीक है। कि जैसे प्रधानमंत्री गए थे चौरी चौरा टू रिमेंबर द मार्टिर्स, 2022 में गए थे, उसके बाद थोड़ा सा ही न्यूज में थे मदन मोहन मालवीय जी, पर एक क्वेश्चन आ गया 2025 में, ठीक है। तो मैं ज्यादा मानता हूँ कि वो 2022 में जो गए थे कहीं ना कहीं उसका एक रोल रहा कि मदन मोहन मालवीय के ऊपर क्वेश्चन आया। सर आई एम वर्किंग 7 days वीक, ये हो गया है। सर आई हैव इक्वल इंटरेस्ट इन सोशियोलॉजी एंड पीएसआईआर, गो फॉर सोशियोलॉजी, क्योंकि मतलब मेरा अपना ही मानना है कि नंबर 1 मत लो, जो भी सबसे ज्यादा लोग जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसको मत लो, ठीक है, until unless you have like special interest in that। नंबर 2 को लो, ठीक है, क्योंकि यार देखो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी मैंने भेड़चाल में लिया था, एंड उसके बाद कहता है 2012 के एग्जाम में इट दे वर लिटरली बुचर्ड। इंटरव्यू मैंने तब भी फेस किया, आई वाज लकी, बट लोगों के यार मतलब मेरे भी 2 डिजिट में मार्क्स आए थे, सोचो, ठीक है ना। तो मतलब ह्यूमैनिटीज में 2 डिजिट कैसे मार्क्स आते हैं, ह्यूमैनिटीज में तो तुम मतलब इंक पेन ऐसे भी कर दो तब भी 1 नंबर तो दे देगा तुमको कुछ ना कुछ, तो बट वही है। सर व्हेन यू विल बी टीचिंग इन लाइव क्लास, अप्रैल से करूंगा, है ना। तो खैर ड्यूरेशन क्या होगी क्लास की, या क्लास की ड्यूरेशन देखते हैं, 2.5 से 3 घंटे स्टैंडर्ड होती है ड्यूरेशन, वैसे रहेगी। थैंक यू सर फॉर सच अ क्लियर एंड इंसाइटफुल ओरिएंटेशन सेशन, इट रियली हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू यार, अच्छा हुआ, मतलब ऑनलाइन में मतलब फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छी बात है यार आपको समझ में आया। तो सर मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ऑप्शनल या जीएस के सब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, काफी लोगों का नहीं करता, और मेरा ऑप्शनल हिंदी रखना चाहता हूँ, ठीक है रख सकते हैं। तो इंटरव्यू में कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। आपको यहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने एग्जाम लिखा इंग्लिश में है और आप इंटरव्यू हिंदी में चाहते हैं, क्योंकि आपकी भाषा जो है बस एक पार्ट होती है पर्सनैलिटी का, बट थॉट्स होते हैं ना उस भाषा के पीछे। तो आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज को जज करना चाहते हैं, आपकी भाषा को नहीं। हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्पीड अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग, एज माई रीडिंग स्पीड इज वेरी लो। इसके लिए प्रॉपर एक किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें ले दे के ये बताया था कि आंखों से पढ़ना सीखो। जो यहाँ पे टेप रिकॉर्डर चलता रहता है ना, लाइव टेप रिकॉर्डर, जब हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, वो टेप रिकॉर्डर को शांत करो और आंखों से पढ़ना सीखो। ये एक टिप है, ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं।
ठीक है सर, NITW से हूँ। वेरी गुड शिवम, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। कंग्रेचुलेशन, पार्टी कब दे रहे हो भाई? ले आओ पार्टी दो। ठीक है सर, जैसा कि आपने बोला आपका भी ऑप्शन साइकोलॉजी रहा है। हाँ जी, और मुझे भी साइकोलॉजी लेनी है, बट सर साइकोलॉजी ऑप्शनल के मटेरियल और क्लासेस अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन यार कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा, वैसे ऑफलाइन में तो है ऑप्शन, दिल्ली में है। ऑफलाइन में तो देखो यार, ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है, तो उसकी कोचिंग तो लेनी जरूरी है। सेल्फ स्टडी अगर आपका कॉलेज में पार्ट नहीं है तो कैसे होगा यार, दिक्कत होगी। कोचिंग तो लेनी जरूरी है। आप कह रहे हो अवेलेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा यार, सर्च नहीं किया मैंने, बट देख सकते हैं। ठीक है, प्रथम का तो मैंने बताया है ना। आई हैव नो बैकग्राउंड इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड स्टार्टेड प्रेप एंड जॉइंट फाउंडेशन बैच, तो बहुत अच्छी बात है, आप टेंशन मत लो। सर आई कंप्लीटेड माय कोर सब्जेक्ट्स बट स्टिल नॉट एबल टू राइट आंसर, ये तो मैंने बताया कैसे करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट बेस्ड में बना है। ठीक है, हैनी का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा बैंक सर, व्हेन शुड वी चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट? ASAP में बताया, बिल्कुल आज ही। ठीक है, फाइनल करने की दिशा में चलो। सर आई हैव कंप्लीटेड माय कोर सब्जेक्ट, रिव्यू हो गया। इज इट रिक्वायर्ड टू मेक NCERT नोट्स? देखो यार, सीधी सी बात है, NCERT के नोट्स कब बनाने हैं? पहले आप फाउंडेशन कर लो ना यार, उसके बाद NCERT के नोट्स देना। हो सकता है आपका फाउंडेशन पूरा हो तो आपको पता चले कि NCERT में कुछ है ही नहीं ऐसा जो नहीं कवर हुआ है। ठीक है, तो फिर जो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे NCERT के, तो वो कम चीजों के बनाने पड़ेंगे ना। ठीक, उसके बाद ये है तो सर माय फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी इन 2028 एंड हैव इंग्लिश ऑनर्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है जी, एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, एंड हैव सम इंटरेस्ट इन जियोपॉलिटिक्स आल्सो। वेरी गुड, सो इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी गुड ऑप्शनल। हाँ जी बिल्कुल। एंड विच सब्जेक्ट विल गिव बेस्ट ROI? PSIR है उसका ऑप्शनल। ठीक है, जहां पे इंटरनेशनल रिलेशन किसी का पैशन है, अगर इंटरनेशनल रिलेशन, तो कोई भी कुछ भी कहे, PSIR शुड बी द फर्स्ट चॉइस। ठीक, शुड वॉच लाइव लेक्चर और रिकॉर्डिंग? ये आप खुद जज करो। ठीक है, आप देखो वैल्यू कहाँ पे। हम तो कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा कि जितना इंटरेक्शन हो सके स्टूडेंट के साथ, तो इंटरेक्शन अगर होगा स्टूडेंट के साथ तो लाइव आने का ऑब्वियसली वो एक फायदा है स्टूडेंट को, है ना ज्यादा। तो लाइव ही करो, मैं तो ये कहूंगा। मैं तो यार तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं क्यों चाहूंगा तुम रिकॉर्डेड देखो? ठीक है, मैं तो चाहूंगा आओ मिलो, बात करेंगे। ठीक, तो ये है। ठीक, in brochure it is mentioned that AMAC will be taught in March 2027. Will that be scheduled earlier? अभी टेंटेटिव शेड्यूल है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। फोकस यही है कि थोड़ा सा आपके उसके पास हो, फिल्म्स के पास हो, तो उस तरीके से रहेगा। थोड़ा सा 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऊपर ही हो सकता है, आगे तो नहीं जाएगा। आई एम फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, शुड आई गो फॉर ज्योग्राफी? फार्मेसी का ज्योग्राफी से क्या लिंक है? मतलब इफ यू फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड तो आप ऐसे बोलते हैं आई एम फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, क्या ये अच्छा होगा अगर मैं मेडिकल साइंस लूं? ऐसा क्वेश्चन होता तो मतलब सही क्वेश्चन होता। ज्योग्राफी का, फार्मेसी का, कुछ भी ले लो तो उसका ज्योग्राफी आ लिंक। ठीक है सर, आई हैव टू अपीयर इन 2027। हाँ तो ये तो हो गया है। सर व्हेन शुड वी चूज द ऑप्शन? ये भी हो गया है। इज इट रिक्वायर्ड टू मेक NCERT नोट्स? वो भी चीज हो गई। ठीक है, विल NCERT आल्सो बी टॉट इन द बैच दैट इज स्टार्टिंग नाउ? हम NCERT नहीं पढ़ाते, हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है ना, और सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे की NCERT ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करेंगे। हाउ मेनी क्लासेस टू कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री? तो रफली 30 से 35 क्लासेस का फोकस रहेगा कि इसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड होप टू सी यू। ठीक है, बाकी have fun. Sir, how is medical science as optional? यार देखो, ऑप्शनल सारे अच्छे होते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, पसीना हर ऑप्शनल में यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है। मेहनत हर ऑप्शनल में लगती है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। जिसको लोग बोलते हैं ये ऑप्शनल इजी है, तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी इजी है वो ऑप्शनल, तो फिर मतलब बहुतों के लिए इजी है ना। तो वहां पे फिर आपको कंपटीशन उस तरीके से ज्यादा होगा कि आपको क्वालिटी ऑफ आंसर में बीट करना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि किसी ऑप्शनल का सिलेबस लंबा है, जैसे हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, पर फिर वहां एडवांटेज ये है ना कि करंट अफेयर्स से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है पेपर 2 पे। ठीक है, तो बेसिकली हर चीज का प्रो एंड हर चीज का कौन है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर ऑप्शनल ले देखिए एट द एंड ऑफ द डे मतलब इक्वली टफ है। तो इसलिए आप ऐसा ऑप्शनल लो जहां पे आपको मेहनत करने में दुख ना हो, है ना। तो अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये भी मेहनत है, बट ये करके मेरे को दुख नहीं होता।
ठीक है, इसलिए मैंने करियर स्विच किया और मुझे बहुत सही लगता है, मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बेसिकली मेहनत हर जगह लगनी है, और मतलब गॉड ऑलमाइटी दे शुड बी सच, ठीक है ना, इसकी हमको ऐसा मतलब दे शुड गिव अस सच लक कि हमको जिंदगी में वो मेहनत करने का मौका मिले जो मैं करने में अच्छी लगती है, क्योंकि मेहनत तो जिंदगी में सबको करनी पड़ती है, आज नहीं तो कल। तो इस आधार पे मतलब शॉर्टकट वगैरह नहीं देखने, ठीक है ना। चलो फिर, टेक केयर, बाय।